अच्छा, एक चीज़ नोटिस किया आप लोगों ने यहाँ पर, अगर इस टाइम पर ये जो कुत्ता है इस पर्टिकुलर ट्रेन ट्रैक पर जरा सा भी हड़बड़ा जाता, जरा सा भी सर ऊपर नीचे कर देता, तो तुरंत इसका अंतिम संस्कार हो जाता। रियलिटी में इंसान जब अपनी ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम में आता है ना, तब उस लाइफ में अगर वो जरा सा हड़बड़ाए तो फिर वहाँ पर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो पेशेंस रखना सीखो यार लाइफ में। और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हड़बड़ा जाते हैं कई बार। थोड़ा सा पेशेंस रखो और उसके बाद में देखना रिजल्ट आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। ये सीख आप लोग इस वीडियो से लेकर जा सकते हैं। तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी जब ये चीज़ मैंने देखी। मैंने कहा ये देखो, अगर जरा सा भी सर ऊपर नीचे कर दें यहाँ पर, तुरंत एकदम इसके ना सर के एकदम नहीं खरबूजा खिल जाए बिल्कुल सर का, वो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिले। तो इसलिए यार जब भी दिक्कत हो करे ना लाइफ में, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करो और फिर देखो सॉल्यूशन आप लोग की आंखों के सामने आप लोगों को नजर आएगा। और ये चीज़ें ना अक्सर इंसान के अंदर होती नहीं है, उसको डेवलप करनी पड़ती है, वरना हर एक इंसान नेचुरली हड़बड़ाता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। तो ये चीज़ फोकस करो और फिर देखना कितने अच्छे से आप लोग डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अपनी बना पाओगे। ओके, हाउस द जोश, हाउस द जोश। आगे आप लोग कौन कौन मॉर्निंग में उसे टाइम पर उठ रहा है जो आप लोगों ने डिसाइड किया था? अब तो टाइम टेबल फॉलो कर लो मेरे दोस्त। अब तो टाइम जो है वो सही हो गया होगा ना, है? क्योंकि अब तो फरवरी आ गई है, 10 फरवरी हो चुकी है। अब यहाँ से वांदे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। कल रिजल्ट आया एसएससी का, बहुत सारे मेल आए दुनिया भर के उसका यूपीपीसीएस का मेंस का भी रिजल्ट आया। तो मेरा तो यार यही मानना है, फिलहाल लगे रहो, जब तक फाइनल रिजल्ट हाथ में नहीं आ जाता है ना तब तक रुकना नहीं है यार, ठीक है? किस किस का भी एसएससी का पेपर आप लोगों ने दिया था, अगर उसमें सिलेक्शन हो जाएगा ना आप लोगों का, सोचो माइंड में कितनी स्टेबिलिटी आएगी। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि कर क्या सर इनको लेकर चलना चाहिए हम लोग को साथ में। यार देखो, अगर पोस्ट हाथ में रहती है ना तो आप लोग कंफर्टेबल फील करते हो जब नेक्स्ट लेवल की आप लोग तैयारी करते हो। तो अगर पोस्ट हाथ में आ रही है तो वो एक अच्छी चीज़ है। घर का प्रेशर, शादी वादी, वो भी सारी चीज़ें साइड में होती है, आप लोगों को नजर आएगी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया भर की वैकेंसी है। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा लगे रहो, रुकना नहीं है यहाँ पर, ठीक है? और बाकी जहाँ पर भी कोई इरिटेशन हुआ करे ना, थोड़ा सा उसको सोचा करो, थोड़ा सा टाइम दिया करो अपने आप को भी रुक के। ऐसा नहीं कि बस एक तरीके से आप लोग जो है बस उसको लेकर फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाते हो। सिलेक्शन नहीं हो तो और वैकेंसी आएंगे आगे, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। लगे रहो, रुकना नहीं है, रुक रहा हो तो पानी भी सड़ जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? तो बाकी किस किस का सिलेक्शन हो बताना, और कौन कौन जो है चीज़ों को अच्छे से लेके कैसे चल रहा है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा डटे रहना, ठीक है? आज का बहुत शानदार डिस्कशन रहने वाला है। मोटिवेशन कोटेशन देखेंगे, वर्ल्ड पल्सिस डे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। ये चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करूंगा। लैब ग्रोन डायमंड थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। बजटरी एलोकेशन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डायरेक्टर जनरल पुलिस के अंदर में कैसे अपॉइंटमेंट होती है समझेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों अदानी के लिए बोली जा रही है समझेंगे। सेबी के बारे में, ब्रोकर्स के बारे में न्यूज़ है समझेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम से रिलेटेड न्यूज़ है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर होगी। 6 नेशनल लेवल की न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इकोनॉमी के बारे में, और ये वर्ल्ड फैक्ट समझेंगे, 5 इंपॉर्टेंट है। छोटी सी टेस्ट सीरीज रहेगी, हालांकि टेस्ट तो यहाँ पर भी हो जाता है, तो कई सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की आप लोगों की हो जाएगी शानदार तरीके से। अगाती आइलैंड कहाँ पर है समझेंगे। नितेश के द्वारा आंसर देंगे एसएलवी कमांडो, और 5 वोकैबुलरी सुनकर मजा आ जाएगा, अंग्रेज बन जाओगे, ठीक है? अंग्रेज एक दिन में नहीं बनोगे, रेगुलर सुनते रहना तभी बनोगे। क्या क्या कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं यहाँ पर? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जो भी इंपॉर्टेंट है वहाँ से कवर करेंगे। तो सारी चीज़ें एक एक कर देखेंगे। टकटकी लगाकर लेक्चर देखना, जो भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, बैठा हूँ यहाँ पर, कहीं नहीं गया, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है? पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती मेरे दोस्त, मृत्यु उसकी होती है जिसको तैरना नहीं आता है। तो परिस्थितियां आप लोगों को नहीं डुबाती, आप लोग परिस्थितियों के साथ में निपटना नहीं जानते ना, वो आप लोगों को डुबाती है। तो परिस्थितियों से निपटना सीखो। और निपटना कब सीखोगे? अगर कोई और उस परिस्थिति में है तो उसको देखो कि वो सिचुएशन में कैसे कैसे निकला है बाहर। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बहुत सारी चीज़ें मूवीज से सीखी हैं। तो कोई भी चीज़ देखा करो ना, अपने एस्पेक्ट में देखा करो कि आप लोग उससे क्या सीख सकते हो, कैसे आप लोग उससे बाहर निकल सकते हो। तो दूसरों की सिचुएशन से, चाणक्य साहब के द्वारा बोला गया, दूसरों की गलतियों से सीख लो। गलती कर करके खुद सीखोगे तो बहुत ही पीछे रह जाओगे। तो ये चीज़ें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। और प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं आती है यार? वही उसका बॉर्डर मूवी का डायलॉग, मथुरा दास, किसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? तो वही वाली बातें हैं। तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है यार। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम से भागोगे तो आप लोगों के सर पे नाचेगी, और रुक कर थोड़ा सा सोचोगे तो वो बेसिकली आप लोगों के सामने घुटने टेकती हुई नजर आएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे। दुनिया के सामने रोओगे ना, आप लोगों का मजाक उड़ाएगा, जैसे आप लोग वहां से जाओगे कि ये ना रो रहा था उस दिन, ठीक है? तो दुनिया को अपना वो वाला फेस मत दिखाओ जो कि आप लोग की मजाक उड़ा सके। उनको दिखना चाहिए कि ये इंसान लीडर है भाई साहब। अकेले में बैठ के रो लो, रोना है, किसी के सामने मत रो, या फिर उस इंसान के सामने रो जो कि लगता है कि वो ट्रस्ट करता है, उसका रोना आप लोगों का उसके सामने जायज है। तो वो वाला इंसान आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है तो वही अपना तकिया पकड़ के या फिर टेडी बियर पकड़ के रो लो। वैसे भी आज 10 फरवरी है, ठीक है?
तो अच्छे से एंजॉय करो अपनी लाइफ को यार, और आप लोग अपनी लाइफ के खुद लीडर हैं। शीशे में सामने खड़े होकर देखना, वही इंसान सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। वो इंसान, या फिर अपने मम्मी पापा के साथ में थोड़ा शेयर कर सकते हो चीज़ें, ऐसे इंसान के बारे में जो ट्रस्ट करे रियलिटी में, ठीक है। तो याद रखना। बाकी आज का डिसिप्लिन टेस्ट कैसा है और कौन कौन रियलिटी में एसएलवी प्लानर को भर रहा है, कई सारे बच्चे जो हैं जो आंसर राइटिंग ग्रुप में इसको पोस्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे देखकर। अपनी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो तो आप लोग फिर अपनी स्टार भी दे सकते हो अपने डे को। खुद अपने आप का एनालाइज करना सीखो तो सोल्यूशन आप लोगों के हाथ में आएगा निकल कर। तो ये चीज़ आप लोग जरूर करो, आप लोगों का लाइफ जो है चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगी अगर रियलिटी में ये चीज़ के ऊपर आप लोग फोकस देना स्टार्ट करेंगे, और सोल्यूशन भी आप ही निकालोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पहचानो कौन, तो देखता हूँ कौन कौन पहचान पाता है, बताइए कौन इनको पहचान पा रहा है इन रियलिटी। ये रिसेंटली अभी इनका देश जो है बड़े खतरे में था, तो बताइए कौन है ये। लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये क्या करना स्टार्ट कर दिया, बड़ा मजा आता है इसको क्लिक करके देखने में, तो देखिएगा जरूर क्लिक करके क्या है ये पता चलेगा आप लोगों को। लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप लोग जाकर उनको जरूर देख लेना। आंसर राइटिंग ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, तो आंसर लिखने का कष्ट जरूर करना, और आंसर नहीं लिखना है तो एटलीस्ट ये देखना जो लिख रहे हैं उनका आंसर पढ़ लेना, तो चक्षु आप लोग खुल जाए कितने सारे बच्चे अपने आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। जो वीडियो के क्वेश्चन पूछता हूं उनके भी आंसर आप लोग चाहो तो यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आंसर राइटिंग ग्रुप में कोशिश करो कि आंसर ही पोस्ट करो, तो उससे ज़्यादा फायदा रहेगा आप लोगों को भी, ठीक है। एसएलवी पीडिया ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग कई सारी चीज़ें मिल जाती है। ये विकीपीडिया टाइप में ग्रुप है आप लोगों के सामने जो काफ़ी फायदा आप लोगों को पहुँचाएगा। तो ये 3 ग्रुप हैं, यहाँ पर अच्छे से आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, पीडीएफ सारी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करना और फीडबैक जोड़ देना, वीडियो जैसी भी लगती है लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। और आंसर देते हो ना जब वीडियो के नीचे, तो मुझे पता चलता रहता है कि हाँ ये भी एसएलवी फैमिली मेंबर है, ठीक है। तो वो तरीका होता है, बहुतों के नाम जैसे मेरे याद हो जाते हैं। अभी यहाँ पर ही देख लो, जो नितेश है इनके द्वारा बहुत अच्छे से आंसर दिए जाते हैं, देखना इनके आंसर कितने डिटेल में रहते हैं, कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिए। तो बहुत सारे बच्चों के नाम याद होंगे, वो तब होंगे जब आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। तो पार्टिसिपेट जरूर करना। दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, पर लेकिन कई बार इतनी कंडीशन खराब होती है कि घर की दाल जो है वो मुर्गी बराबर हो जाती है, तो बहुत सारी दिक्कत देखने को मिल जाती हैं। पर लेकिन यहाँ पर उसी चीज़ को जो है एक तरीके से लोगों तक पहुँचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर पल्सेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड पल्सेस डे जो बेसिकली आप लोग दलहन दिवस बोल सकते हैं, ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलोगे क्यों, अब की बार दाल का हलवा मिल रहा है क्या खाने के लिए देखिए यार, अब की बार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप लोगों ने ध्यान से बजट वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने यहाँ पर बात की थी ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। हमारे देश के अंदर में एक स्कीम स्टार्ट की गई जिसमें यहाँ पर मिलेट्स यानी कि जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, ये मोटा जो अनाज होता है यहाँ पर, उसको श्री अन्न के नाम से यहाँ पर जाना गया। तो इस तरीके से आप लोगों से पूछा भी जा सकता है यहाँ पर कि किसको यहाँ पर श्री अन्न बोला गया, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो मोटा अनाज है उसको श्री अन्न बोला गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, इसके तहत एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हमारे देश के अंदर में जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ, एक तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके ऊपर काम करने के लिए भी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव थे जो कि आप लोग मोटे अनाज के साथ में यहाँ पर अब की बार इसको काउंट कर सकते हैं। और पल्सेस दालें जो दलहन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्रोटीन का भी, खासकर जो वेजिटेरियन है सोसाइटी के अंदर में, वो लोग जिनको आप लोग वीगन बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो पल्सेस होती हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए। और इनमें जो मूंग की दाल अगर आप लोग देखें, ये कई सारी दाल ऐसी हैं अगर भिगोकर भी आप लोग थोड़ा थोड़ा सा रख दोगे ना और आप लोग फिर इनको खाओगे, खासकर जब अंकुरित हो जाए, तो ये बॉडी पर बहुत ही बेस्ट इंपैक्ट आप लोगों को डालती हुई नजर आएंगी। मूंग की दाल जो होती है ना उसको खासकर आप लोग देखना, तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा विटामिन प्रोटीन का सोर्स आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। या फिर आप लोग देखो जैसे कि चना होता है, ठीक है, और सोयाबीन होता है, इनको भिगोकर रखो और मॉर्निंग में आप लोग खाली पेट खाओ। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक तरीके से आप लोगों की बॉडी के लिए बहुत ही एक अच्छा आहार माना जाता है। जैसे नहीं हमारी बैलेंस डाइट है तो ये आप लोगों की बैलेंस डाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनको रिकग्नाइज करने के लिए ग्लोबल लेवल पर लोगों तक ये पहुंचे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बोला जाता है कि अगर हम लोग इनको लोगों तक पहुंचा पाते हैं तो कई सारे ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो हमारे देश के अंदर में इसकी वजह से फुलफिल होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर यहाँ पर लेकिन ये अपने देश के लिए नहीं है ओनली, ये इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके बारे में, ये बात की जा रही है 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13 और 15 के बारे में।
इनको जाकर देखना इनके अंदर क्या क्या है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, वो पुअर्टी यानी कि गरीबी के बारे में बात करते हैं। अक्सर कई बार ये एक तरीके से जो लोग सोसाइटी में थोड़े गरीब होते हैं उनको प्रॉपर जो है डाइट नहीं मिल पाती है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। भूखमरी इसकी वजह से निकल कर आती है और हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तीनों के तीनों यहाँ पर फुलफिल होते हैं अगर एक तरीके से बात करें दलहन के मामले में। 5वें नंबर का गोल जो है वो जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। घर में अगर खाना हो थोड़ा ठीक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, घर में पहले ये बोला था ना कि पहले घर के एक तरीके से मर्द खा ले, उसके बाद में महिलाएं खा लेंगी। कई जगह ऐसी भी सिचुएशन आज के डेट में देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर भी काम करने की बात की जाती है। इसी के चलते यहाँ पर जो लोग काम करते हैं खेतों में, तो उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि डिसेंट वर्क के बारे में बात की जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। यहाँ पर अगर बात करें रिसर्च के ऊपर, इसके ऊपर रिसर्च करने की भी जरूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिसर्च और रिसर्च एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन के बारे में बात की जाती है 12वीं में, ठीक है। 13वां जो गोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है वो आप लोगों को नजर आएगा। और 15वां लाइफ ऑन लैंड, यानी कि ये टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखा दिए। जैसे मैंने MG नरेगा से आप लोगों से डिस्कस किया था जब आर्टिकल कल, उसमें मैंने आप लोगों को चीजें कनेक्ट करके दिखाई थी। ऐसे ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये चीजें कनेक्ट करके यहाँ पर दिखा दी गई हैं। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट डे के तौर पर कनेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन बने तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 14 क्या है, ये आप लोग बताइए। देखता हूँ कौन कौन बता पाता है। वैसे इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना रखी है कैसे आप लोगों को याद करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर सर्च कर लेना, पूरी वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो काफ़ी सारे बच्चे उसको देख चुके हैं, आप लोगों को फायदा होगा। बाकी जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो है वो मत छोड़ना यार, ठीक है, क्योंकि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आप लोग जरूर निकल जाते हैं और वो भी हर एक एग्जाम के अंदर में। तो उनको आप लोग जरूर देख के जाना, और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग उनको देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें याद रहने लगी। इतनी सारी चीज़ें हैं उनके अंदर में, 1-2 बार रिवीजन कर लो तो पक्के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और रेगुलर जो वीडियो आप लोग ये देख रहे हो इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं रिवाइज करता हुआ चलूंगा ही, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों चाइल्ड मैरिज, अगर कोई बातें इसके बारे में बातें भी करता है, मतलब अगर आप लोगों को सोचने के लिए भी थोड़ा सा बोला जाए कि बचपन में ही आप लोगों की शादी कर दी गई है और एक तरीके से उसी इंसान के साथ में अब आप लोगों को ज़िंदगी भर आगे जाकर रहना है, जिसके साथ में हो सकता है ना आप लोग के विचार मिले, जिसके साथ में किसी भी तरीके से आप लोग कंफर्टेबल फील ना करो, पर लेकिन सोसाइटी का रीति रिवाज ऐसा हो कि आप लोग उसके साथ में ही रहना है, तो आप लोग क्या करोगे? सोचकर देखो 1 मिनट के लिए। इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट हमारे देश में देखने को मिलते हैं और अभी रिसेंटली आसाम के अंदर में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। आखिर पूरा मुद्दा क्या है और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर में सिचुएशन क्या है, सारी बातें जो है मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, ये जो आर्टिकल है द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बनता है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये GS पेपर 2 पॉलिटी के अंदर आप लोग यहां पर इसको कवर कर सकते हैं। आसाम के अंदर में लगभग 2000 से भी ज़्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत यहाँ पर एक तरीके से लगे हुए थे कि बच्चों की एक शादी करवानी है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए कैंपेन चलाए गए कई सारे, और बहुत सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आई। अभी मैं आप लोग कुछ मुद्दा बताता हूँ कि आज की डेट में अगर इन चीज़ों को आप लोग समझोगे तो देश के अंदर में कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैप आप लोगों को काफ़ी सहायता प्रदान करेगा, हेल्प करेगा आप लोगों की ये चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि चाइल्ड मैरिज के केसेस जो हैं वो देश में कहाँ देखने को मिलते हैं। नॉर्मली अगर बात करें चाइल्ड मैरिज होता क्या है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल हमारे देश के अंदर में जो एक पर्टिकुलर एज है, अगर बात करें तो 18 साल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर 21 साल यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी जैसे 21 साल की बात चल रही है नॉर्मल एज को लेकर, पर लेकिन 18 साल अगर आप लोग उससे नीचे किसी बच्चे की अगर शादी करते हैं, ठीक है, तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है, चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में यहाँ पर नजर आती है। और हमारे देश के अंदर में यहाँ पर जो खासकर अगर बात की जाए अर्ली चाइल्ड जो मैरिज के बारे में बात करें फीमेल के बारे में, तो उनके लिए तो बड़ी सिचुएशन यहाँ पर खराब रहती है। खासकर 15 से लेके 19 की जो एज रहती है उसमें बहुत सारी जो शादी होती है उसमें वो महिला प्रेग्नेंट भी हो जाती है। मतलब महिला क्या, बेसिकली लड़की रहती है। तो आप लोग सोचो यहाँ पर जब वो प्रेग्नेंट हो गई, उसका शरीर अभी इतना डेवलप ही नहीं है कि वो एक बच्चे को सहन कर सके, तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी जो बच्ची हैं जिनकी डेथ होती है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चाइल्ड मैरिज जो है ये इंडिया के अंदर नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में बहुत बुरी सिचुएशन आप लोगों को इसकी देखने को मिलेगी। तो इसको रोकने की यहाँ पर बात की जाती है। अगर बात करें हर 4 में से 1 जो महिला है, ठीक है, तो खासकर यहाँ पर बिफोर 18 उसकी शादी होती हुई नजर आती है। यानी कि ऐसी सिचुएशन है मतलब सोसाइटी के अंदर आज की डेट में भी यहाँ पर इसको रोकने के लिए तैयार नहीं है।
अगर बात करें वर्ल्ड के अंदर में, यहाँ पर एक तरीके से इंडिया के अंदर में कुछ ज़्यादा ही चाल चलन आप लोगों को ये देखने को मिलता है कई बार। और कोविड-19 के टाइम पर राजस्थान के अंदर और भी कई सारे राज्य के अंदर में बहुत बुरी सिचुएशन देखने को मिली, यहाँ पर मिली। इसी के चलते यहाँ पर सबसे बुरी कंडीशन ये रहती है कि जब किसी बच्ची की आप लोग शादी कर देते हैं, आप लोग खुद सोचो एक नॉर्मल इंसान जो है जब पढ़ाई करता है तो कितनी एज पर वो अपनी 12th करता है, आप लोग खुद फील कर सकते हैं कितनी एज पर अपनी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। आज की डेट में अगर आप लोग इसको देखोगे तो कई बार देखने को मिलेगा जब आप लोग फॉर्म भरने जाते हो यूपीएससी का, तो कई सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि सर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या हम लोग यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सोचो यहाँ पर 21 साल है यूपीएससी में एज, जिसमें आप लोग की ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगते हैं। कंप्लीट क्या, बेसिकली आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप लोग बेसिकली फॉर्म भरो। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इंटरव्यू के अंदर में जाकर बैठो, आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ हमारे पास में ये सर्टिफिकेट है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आता है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आज की डेट में 21 साल की एज में लोग जो है वो ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं अपनी कंप्लीट, और यहाँ पर शादी कर दी जा रही है किस एज में, 18 साल से भी नीचे। तो सोचो क्या वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर पाएगा, कर पाएगी। और अगर शादी अगर हो जाती है और एक तरीके से चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं तो पूरी ज़िंदगी वो जो इंसान है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट यहाँ पर हो जाता है। तो ये एक तरीके से आप लोग सिचुएशन यहाँ पर समझिए। कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी होगा वो इंसान कभी अपना स्टैंड नहीं ले पाएगा, उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसी चलती हुई नजर आएगी। तो शादी जिस तरीके से सोसाइटी में एक ताना बाना हमारा जो बुन रखा है वो कई बार कहीं ना कहीं आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा सोसाइटी में आज की डेट में नॉर्म्स हैं, आज की डेट में आप लोग देखते हैं खासकर हमारी जो एक पैटर्न है सोसाइटी का, आज की डेट में लोग जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे उसके साथ में खुश हैं। जॉइंट फैमिली काफ़ी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आज की डेट में जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली का पैटर्न होता जा रहा है उसमें लिव इन रिलेशनशिप भी एक ऐसा पैटर्न है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर सामने निकल कर आ रहा है कि पहले इंसान के साथ में रह लो, देख लो कि कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या फिर नहीं, तो उसके बाद में फिर देख लेते हैं कि शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। पर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है यहाँ पर, आज के डेट में हर एक इंसान जो है वो अपनी फ्रीडम चाहता है। और फ्रीडम जो है ये ऐसा नहीं कि हर टाइम पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है। पहले टाइम पर अगर किसी इंसान को बोलो कि घर वालों ने मिलकर शादी कर दी है तो उसके खिलाफ चू नहीं बोलेगा कि हाँ घर वालों ने शादी कर दिया सब सही होगा। आप लोग खुद देख लो, बहुत कम ऐसे आप लोग के मम्मी पापा होंगे जिन्होंने लव मैरिज की होगी, अगर की है उस टाइम पर तो बहुत बड़ी बात है। पर आज की डेट में जो परसेंटेज ऑफ केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो इतने फ्रीक्वेंट हैं कि आप लोग इसके बारे में बोल ही नहीं सकते। हर दूसरा तीसरा इंसान जो है आप लोगों को लव मैरिज या फिर उस इंसान से शादी करता हुआ मिल जाएगा जिसको वो ऑलरेडी जानता है या जानती है। तो ये पैटर्न सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है ये आराम आराम से चेंज हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि एकदम चेंज हो गया है। एक टाइम ऐसा था, अगर अब से आप लोग 10 साल पहले देखोगे, इंसान की अगर एज 18 से ऊपर हो जाती है और 21-22 हो गई कि 21 साल की हो गई अब तक शादी नहीं हुई है इसकी, तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। पर आज की डेट में 30 साल जो है वो एक नॉर्मल पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। 27, 28, 29, 30 में आराम से शादी की जा रही है, उसको भी कोई ज़्यादा देख नहीं रहा है। सबकी समझ में ये आ रहा है लगभग कि यार एक बार पैरों पर खड़ी हो जाए या खड़ा हो जाए तो फिर सही रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बाउंड एक बेड़ी आप लोग बोल सकते हैं पैरों में आ जाती है। उस टाइम पर सारी सिचुएशन को कंट्रोल करके पढ़ना तो काफ़ी टफ रहता है। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि करा नहीं जाता है, अगर सपोर्टिव माहौल हो तो होता है, पर लेकिन ये इतना टफ रहता है कि अक्सर लोग जो है इसमें डूब जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल कर आते हैं। आप भी कई सारे देखो, जैसे मैसेज में आप लोगों के पढ़ता हूँ, अभी कई सारी ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो खासकर कई बार मैसेज क्या और एक तरीके से इंस्टाग्राम पे मैसेज इवन वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हाउस वाइफ है पर लेकिन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बच्चा भी हो गया साथ में, घर में कई बार माहौल ऐसा नहीं मिलता है, कई बार गुस्सा आने लगता है। कल की शायद अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो के नीचे, शायद कल की वीडियो के नीचे फिर अभी यहाँ पर SLV फैमिली मेंबर थे, उनके द्वारा बोला गया कि सर मैं घर में फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि समझ में नहीं आता है चीज़ों को कैसे टैकल करना है। तो ये इरिटेशन सामने निकल कर आती है क्योंकि इंसान जो करना चाहता है ना लाइफ में वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि आसपास में इतनी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं कि वो भी टैकल करनी है और ऊपर से पढ़ाई पर भी फोकस करना है और ऐसे कॉम्पिटिशन में बैठना है कि आसपास में जो है उसको एक तरीके से कि ये सबके साथ में कॉम्पीट करना है। और लड़की के लिए खासकर उस टाइम पर, और खुद सोचो लड़की के लिए तो एक और दिक्कत रहती है, महीने में 4 दिन ऐसे जाते हैं कि जो एक तरीके से काफ़ी टफ रहता है जिनको मैनेज करना, वो एक बड़ा नॉर्मल देखने को मिलेगा। यानी कि अगर लड़का और लड़की में आप लोग कंपेयर करो और पूरे साल का आप लोग पैटर्न लेकर चलो तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा तो पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि लड़कियों का बेसिकली वैसे ही चला जाता है यहाँ पर जिसमें अपने आप को मैनेज करना टफ रहता है।
तो यहाँ पर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि नेचुरली भी जो एक तरीके से बॉडी का जो पैटर्न बना हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन सामने निकल कर आती है। तो यहाँ पर भी आप लोग समझिए, पर सबसे बड़ी बात क्या है, अपने आप को मैनेज करना यहाँ पर सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग जैसे कि यहाँ पर जैसे बोला गया कि एक इसलिए फैमिली मेंबर के द्वारा कमेंट किया गया सर फ्रस्ट्रेशन होता है, तो ये सबको फ्रस्ट्रेशन होता है, हर एक इंसान को अगर काम नहीं होता है। मैं फ्रस्ट्रेट होने लगता हूँ कई बार, अगर मेरा काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं होता है, मैं अंदर से इरिटेट होने लगता हूँ, मैंने कहा यार क्या चल रहा है, कैसे होगा ऐसे। तो अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि अपने आप को कैसे टाइम के हिसाब से मैनेज करना है। 24 घंटे सबके पास में, और इसके साथ में आप लोगों को चीज़ फील भी करनी पड़ेगी कि ये चीज़ अभी घर पर है, आप लोग घर पर लेकर इसको फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कल को ये काम जहाँ पर आप लोग बैठोगे वहाँ पर भी ऐसे फ्रस्ट्रेशन रहेगा। वहाँ पर सोसाइटी में कोई गुंडा होगा, एक तरीके से उस एरिया का दबंग आदमी, उसका फ्रस्ट्रेशन, ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, विधायक साहब का फ्रस्ट्रेशन, मतलब ऊपर से घर में कोई इरिटेशन चल रही है वहाँ से फ्रस्ट्रेशन, काम का फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं क्या क्या चलेगा। तो ये चीज़ें लाइफ में आगे भी आने वाली हैं। तो अपने आप को सोचो कि हम लोग ऑफिसर्स हैं और ये सारी जो चीज़ें लाइफ में आ रही है ना, इसको मैनेज करना है हम लोग को। तो उसको ऑफिसर्स वाली क्वालिटी अंदर से फील करो कि ये सारा काम है मेरे सामने, इसमें ही मुझे अपने आप को मैनेज करना है। फिर देखना आप लोगों का चीज़ों को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, और वहां से आप लोग देखना आप लोगों का रिजल्ट जो है वो बेहतरीन होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप को उस पोजीशन में लेकर रखो तो सही 1 मिनट के लिए, तो फिर आप लोग काफ़ी चीज़ें जो है वो कंफर्टेबल जोन में अपने आप को करते हुए नजर आओगे। मतलब ये मेरा पर्सनल एक तरीके से एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ। ये चीज़ें जब फील करोगे ना अंदर से आप लोग देखना काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा आप लोगों का। पीछे घर पे हैं, ठीक है यार, ये सोचो कि प्रजा है वो आप लोगों की, आप लोगों को मैनेज करना है। फिर देखो कितने अच्छे से आप लोग काम करते हो। मतलब आप लोग ऊपर बैठ जाओ सिस्टम में और सोचो आप लोग अपने आप को कि हाँ ये आप लोग की प्रजा है, एक घर है, और उनको सबको मैनेज करना है, सबको खुश भी रखना है और इंजॉय करनी है अपनी लाइफ भी। तो कैसे आप लोग करोगे वो सिचुएशन देखो, फिर रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड आप लोगों को हो जाएगा वहीं से। ये तरीका अपना के देखो एक बार, फिर बताना। अभी यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर आज के दिन में चाइल्ड मैरिज के केस आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मतलब महाराष्ट्र में देखकर मैं थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो चकाचौंध वाली इंडस्ट्री रहती है वहाँ पर भी केसेस देखने को मिलते हैं। और स्टेट वाइज जो रिपोर्ट इंसिडेंट जो है सामने निकल कर आते हैं उसमें देखोगे तो ये आप लोगों के सामने है। खासकर रूरल इंडिया में जो इंसिडेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो स्टेटमेंट देकर अगर आप लोगों को बोले कि गांव में ज़्यादा शादी के केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं या फिर शहरों में, तो ये गांव में ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टेट वाइज जहाँ रिपोर्ट होते हैं बहुत जगह होते हैं पर लेकिन रिपोर्ट नहीं होते हैं। यानी कि आप लोगों ने कि रेप के केसेस कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, कि यार दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली में रेप के केसेस ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर रेप के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि रेप के केसेस ज़्यादा जो है किसी और राज्य में हो पर वहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं, उनके खिलाफ FIR ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखोगे तो स्टेट वाइज जो रिपोर्ट के इंसिडेंट है वो कर्नाटका, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना, इसमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा केसेस हो कहाँ पर रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर कोई रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में जो केस रजिस्टर हो रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर बात करें 2020 में यहाँ पर बहुत सारे केसेस निकल कर आए, बाढ़ आ गई भाई साहब इन केसेस की। रीज़न क्या था, कोविड-19 के टाइम पर चाइल्ड मैरिज के इतने सारे केसेस क्यों देखने को मिले, तो उसके पीछे ये रीज़न था क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर लोगों के पास में पैसा नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली। तो ये सिचुएशन सामने निकल कर आई कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और हमारे देश में जब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक तरीके से जब गरीब सेक्शन के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले ये रहता है कि बच्चे की शादी करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर लें। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि लड़की की शादी करके उसको सही पोजीशन में पहुंचा दो। वो चीज़ें आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने खुद भी आसपास में यहाँ पर चीज़ें देखी होगी। तो अगर कोई भी हमारे देश के अंदर में शादी, एक पर्टिकुलर कानून है मैं बता दूं आप लोगों को, जिसको बोलते हैं POCSO। पोक्सो कानून क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो आज की डेट में 14 साल या फिर उससे नीचे की लड़की के साथ में शादी करता है तो यहाँ पर पोक्सो एक्ट के अंदर में यहाँ पर उसको क्रिमिनल कैटेगरी में आप लोगों को डालता हुआ नजर आएगा। मतलब एक तरह से बुक किया जाएगा उसको यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर 14 से लेके, देखो ये पैटर्न है हमारे देश में, समझिएगा, 2 पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल रखे हैं। 14 से पहले की अगर आएगा तो एक तरीके से पोक्सो के अंदर आएगा, इनकी प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, ये कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर यहां पर 14 से ऊपर का रहेगा, 14 से 18 के बीच में, तो प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट लगेगा, जिसको PCM में बोलते हैं। तो PCMA आप लोगों को यहां पर लगता हुआ नजर आएगा और वो है 2006 का। उसके तहत यहां पर चीजों को रोका जाता है। तो ये 2 ऐसे कानून हैं जो कि यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोलेंगे कि बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं।
जो पोक्सो है यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्रिमिनलाइजेशन करता है एक तरीके से किसी माइनर या फिर किसी एडल्ट के बीच में अगर फिजिकल रिलेशन होता है। इसीलिए बोला जाता है हमारी कंट्री में जब हम लोग बात करते हैं, अगर एक लड़का और एक लड़की की शादी हो गई है और लड़की यहाँ पर माइनर है, तो यहाँ पर उस टाइम पर आप लोगों को नजर आएगा उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में यहाँ पर डाला जाता है। तो ये आप लोग कंडीशन समझिएगा। इनके 14 साल से नीचे की लड़की के साथ में भले ही वो वाइफ क्यों ना बन गई हो तुम्हारी, पर आप लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उसको रेप की कैटेगरी में डाला जा सकता है आसानी से। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर मुद्दा था जिसके ऊपर कई सारे लोग बात कर रहे थे कि हाँ इसको कैसे लेकर चलना है। और ये एक तरीके का नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट अगर कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। और ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई जाती है इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, ताकि अगर कोई ऐसा सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर चीजें आगे लेकर चली जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। इसको बेसिकली जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो फीचर है इसके, तो जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। लड़का और लड़की किसी के साथ में भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो ये आप लोग यहां पर इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी कोई विक्टिम होगा, अभी वो बच्चा है यार, उसकी आइडेंटिटी अगर सामने आ गई तो उसकी पूरी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाएगी, तो उसको छुपा कर रखा जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड, ये सारी चेक जो है एवरी एम्प्लॉय की यहाँ पर एक तरीके से होती है। अगर कोई भी ऐसी एक कंडीशन में यहाँ पर देखने को मिलता है तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि यहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे लॉयर, कई सारे और पुलिस पर्सनल, इवन टीचर तक भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर पाए गए हैं जो कि बच्चों के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अभी एक पर्टिकुलर वीडियो सेंड की गई थी किसी बच्चे के द्वारा, मैं समझ नहीं पाया, वो शायद किसी मतलब दूसरी लैंग्वेज में थी, तो वहां पर उसमें बताया गया कि एक टीचर ने एक बच्ची के साथ में बलात्कार किया। मतलब समझ सकते हैं आप लोग, खड़ा करके चौराहे पे नंगा करके गोली मार दो ऐसे इंसान को। मतलब किस तरीके के प्रोफेशन में है और किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। प्रोफेशन अलग चीज हो गई यार, पर लेकिन हरकतें कैसी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा यार अभी वो एक तरीके से सोसाइटी को समझ में नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक बच्चे की लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है अगर बचपन में कोई ऐसा केस निकल के आता है। और मैक्सिमम बच्चे जो है वो कभी ना कभी सिचुएशन से निकल कर आते हैं। बहुत सारे मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करता हूँ, बहुत सारे शेयर क्या नहीं करता हूँ, वो बेसिकली लिख भी देते हैं कई सारे बच्चे कि सर प्लीज शेयर मत करना। बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज देखने को मिलते हैं कि मैक्सिमम कभी ना कभी इस तरीके की सिचुएशन से जो है वो लोग जूझते हुए नजर आते हैं। तो आप लोग यहां से कंडीशन समझ सकते हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो लोग अक्सर किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर पाते हैं, पर लेकिन सिचुएशन लाइफ में ऐसी देखने को मिल जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो बच्चे की राइट टू लाइफ का हनन हो गया, आर्टिकल 21 आप लोग समझ सकते हैं, और एक तरीके से सर्वाइवल पर भी उसके इंपैक्ट पड़ जाता है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बात करते हैं कि इनको कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ है ना, कभी भी उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। ये काफी अच्छी एक प्रावधान लगा मुझे इस पर्टिकुलर इस केस के अंदर में, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ में होता है वो इतने सहम जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्या सही है और क्या गलत है। तो उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन होना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऑफेंस जो है वो एक तरीके से यहाँ पर जरूरी है कि इस तरीके के ऑफेंस को अगर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो उसको कम से कम टाइम दिया जाए कि वो कब तक रिपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि खुद सोचो, अगर आप लोग यहाँ पर किसी के साथ में किसी सिचुएशन हो रही है, वो इंसान अपने आप को उबार ही नहीं पाता है कि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, माँ बाप जो होते हैं बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं किसी जानने वाले के पास में, वो जानने वाला ही यहाँ पर ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आएगा कि सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर कर सकता है। सिचुएशन ये हमारे देश की नहीं है, आप लोगों को बहुत सारी दुनिया में ये सिचुएशन आज की डेट में देखने को मिलती है, पर हमारे देश में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। अगर बात करूं अभी यहाँ पर करेंटली यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन फंड है उसके द्वारा एस्टिमेशन लगाया गया कि हमारे देश के अंदर में 18 साल से नीचे की लगभग 1.5 मिलियन के करीब, यानी कि 15 लाख के करीब बच्चे देखने को मिल जाती हैं जिनकी शादी देखने को मिलती है। और लार्जेस्ट नंबर है चाइल्ड जो ब्राइड्स हमारे देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में, जो दुनिया के अंदर में केसेस होते हैं उसके 1/3 जो है वो हमारे देश के अंदर में आप लोगों को मतलब दुनिया के अंदर जितने होते हैं ना उसके 1/3 जो है हमारे देश के अंदर में होते हैं ओनली, ठीक है। यानी कि अध्याय में होने के अध्याय में राम और अध्याय में गाम, तो वो सिचुएशन है, आप लोग ये समझ सकते हैं। यानी कि 15 हो रहे हैं तो दुनिया भर में लगभग 45 लाख के करीब केस देखने को मिलते हैं। हमारे देश में अकेले में 15 लाख आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद गवर्नमेंट का डेटा आप लोग देखोगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसमें बोला गया है यहाँ पर कि इस तरह की सिचुएशन में महिला बहुत सारी देखने को मिलती है। और ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिगर जो थी अंडर मैरिज मैन की भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ओनली नॉट फॉर वुमेन। तो लड़के भी इसका शिकार हैं, ये देखिएगा आप लोग, ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। वेस्ट बंगाल और बिहार जो है अकेले यहाँ पर 41% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जहां पर ज्यादातर चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है पूरे देश के अंदर में, सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ का है।
तो ये समझ सकते हैं। और ये हर जगह है, आप लोग बोले लक्षद्वीप, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश, इवन गोवा जैसे राज्य के अंदर भी देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु के अंदर में भी। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी लेटेस्ट आया था, ठीक है, तो नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है बेसिकली, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये 5वें नंबर का इसके बारे में सारी बातें बताता है। तो सिचुएशन समझ सकते हैं यार क्या कंडीशन है यहाँ पर। अभी फिलहाल के टाइम पर जो रिडक्शन देखने को मिला, तो राजस्थान में काफी सारे स्टेप उठाए गए, तो वहां पर रिड्यूस हुआ, मध्य प्रदेश में रिड्यूस हुआ, हरियाणा में रिड्यूस हुआ। तो ऐसा नहीं कि चीजें सुधर नहीं रही हैं, सुधर भी रही हैं, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी सारी चीजें नहीं सुधार पा रहे हैं जैसे होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन उसके पीछे कई बार रिलीजन आ जाता है। रिलीजन क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारे देश में अगर बात करें हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, जो लड़की है उसकी एज 18 होनी चाहिए और लड़के की एज 21 होनी चाहिए, उससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में ऐसा कुछ प्रोविजन आप लोगों को यहाँ पर नजर नहीं आता है, वहां पे अलग पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी यहाँ पर बेसिकली 18 और 21 साल यहाँ पर बोली गई है। तो प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट में यहाँ पर जो सिचुएशन देखने को मिलती है, तो उसमें बोला था कि 21 साल 18 साल एज मानी गई है वहां पर, ठीक है। पर लेकिन अगर हम लोग रिलीजन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, तो सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि हम लोग को चीजें हैंडल कैसे करनी है। इसीलिए हमारे देश के अंदर बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए। किस आर्टिकल के तहत पता है? आर्टिकल 44 के तहत में यहाँ पर उसे बोलते हैं कि अगर कोई लड़का है, लड़की है, अब वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अब यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर यहाँ पर सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। और कई बार यहाँ पर बोलते हैं चाइल्ड मैरिज अगर होती है तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है 2 साल का, और फाइन भी है। अगर कोई कर भी रहा है ना, तो आप लोग भी उसको रिपोर्ट कर देते हो तो सामने वाला जरा सी देर में नहीं टंग जाएगा। तो ये आप लोग भी एक तरीके से समाज का भी अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में कानून है और इसी के साथ में इंटरनेशनल भी लेवल पर कानून है, उसको हम लोगों ने रेक्टिफाई कर रखा है। तो इंडिया ने कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ द ओल्ड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो 1993 का है, हम लोग उसका पार्ट हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया ना एक तरीके से लड़कियों के खिलाफ यहाँ पर ये, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर नेशनल लेवल पर हम लोगों ने कानून बना रखे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करें तो यहाँ पर यूएन के अंदर में कन्वेंशन ऑफ द कंसेंट टू द मैरिज 1962, मिनिमम एज ऑफ द मैरिज रजिस्ट्रेशन 1962, ये सारे यूएन के कानून बता रहा हूँ। बीजिंग डिक्लेरेशन है 1995 का, वो भी चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करते हैं। तो बोला ना कि हमारे देश के अंदर में नहीं है, टोटल मिलाकर 1/3 लगभग हमारे देश के अंदर में है, इनके 15 लाख और लगभग 45 से 50 लाख जो है वो दुनिया में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो इतने बच्चे जो हैं वो इस पर्टिकुलर मुद्दे की चपेट में आकर अपनी लाइफ जो है वो बर्बाद कर बैठते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना दिक्कतें सामने निकल कर यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कल को कोई ऐसा केस बने तो उसको आप लोग अंडरस्टैंड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा जिससे आप लोग समझ पाएंगे चीजों को अच्छे से। जैसे बात की जा रही है कि पोक्सो के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है, 2012 का कानून है। बोला गया द लॉ रिकॉग्नाइज ए माइनर कंसेंट एज ए वैलिड। दूसरा बोला गया कि पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी आप लोगों को देखने को मिलेगी? तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आसानी से। अगर आप लोग बोले कि समाज में जो खासकर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप लोग कोई ऐसा स्टेटमेंट भी दें इंटरव्यू के अंदर में, तो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहां पर जो रिकॉग्नाइज किया जाता है माइनर, ठीक है। तो लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब एक छोटा सा बच्चा है, उसकी शादी कर दी गई है, अब उसके साथ में कोई फिजिकल रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो वहां पर उससे पूछा कि तुम्हारे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए जा सकते हैं, वो उसका हाँ भरना भी वहां पर कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में ही नहीं है। उसकी शरीर भी ऐसा नहीं है कि वो आगे चल के अगर प्रेग्नेंट हो जाती है बच्ची, तो कैसे चीजें सिचुएशन हैंडल हो पाएगी। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो अपने ही आप में ये काफी अच्छा लगा मुझे कानून, कि अगर उससे हाँ भी भरवा लो और बोले कि उसकी हामी है कि तुम क्यों बोल रहे हो बीच में, तो ये कानून मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उनकी हामी भी हामी नहीं मानी जाएगी, उसको इंसान को जो है वो बेसिकली कटघरे में डाला जाएगा। तो पर्सनली मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो देश के अंदर कानून है, तो आंसर यहां पर बी हो गया। तो कंसेंट नहीं कंसेंट मानी जाएगी यहां पर एक तरीके से, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है। एक और क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों के सामने, बात की जा रही है यहां पर स्टेटस ऑफ द चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। तो यूनिसेफ के द्वारा यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है यहां पर कि 1.5 मिलियन गर्ल्स जो है अंडर 18 उनकी शादी हो जाती है इंडिया के अंदर में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात करते हैं, 23.3% जो वुमेन है वो मैरिज आप लोगों को देखने को मिलेगी बिफोर अटेनिंग द लीगल एज ऑफ 18, और इसी के साथ में 26% थी यहाँ पर बेसिकली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से। तो 4 और 5 में यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, यानी कि यहाँ पर कम हो गई है। दूसरा फिगर जो है, अगर बात करें मैरिज अराउंड द मैन, तो यहाँ पर आप लोगों को उसने बोला कि कंपेरेटिवली इंक्रीज हो गई है। तो अभी डेटा दिखाऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे इसकी। तो ओनली 1, ओनली 2 या फिर ऑल 3 सही स्टेटमेंट क्या है अगर यहाँ पर बात की जाती है। तो
तो इसके हिसाब से आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका आंसर है बी, 2 स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो टोटल सारा डेटा आप लोगों के सामने है, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैन के बारे में आप लोग बात करोगे तो 17.7 था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें के हिसाब से, और 4 के हिसाब से यहां पर 20 था, इनके घट गए हैं यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये डेटा ऐसा है जो कि आप लोग यूज भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए भी। और यहां से आंसर राइटिंग आता है क्या, 2016 में क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि एग्जामाइन द मेन प्रोविजन ऑफ द नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, उसके ऊपर लाइट डालनी है और कैसे उसकी एक तरीके से आप लोग इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रही है। कानून है देश के अंदर में, पर फिर भी चाइल्ड मैरिज के केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो कैसी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, आप लोगों को क्या लगता है, अच्छी इंप्लीमेंटेशन हो रही है फिर बुरी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, क्या बोलोगे आप लोग इसके बारे में। तो यहां से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, यानी कि कानून होते हुए भी सिचुएशन अगर देखने को मिले तो फिर इंप्लीमेंटेशन क्या ही मैं बोलूं इसके बारे में। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से सिचुएशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं चाइल्ड के बारे में। अगर कोई भी केसेस लिखने के लिए आ जाए यहाँ पर, ये ऐसे टॉपिक हैं जितने ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है ना ऐसे टॉपिक के ऊपर में, तो आप लोगों को लेकर A4 साइज सीट में उसका एक प्रॉपर डेटा तैयार कर लेना चाहिए। उसकी वजह से चीजें जो हैं फिर आप लोग देखने को मिल सकती हैं। कुछ और भी डेटा डाल देता हूं मैं पीपीटी के अंदर में, जैसे हेल्थ काफी इंपैक्टफुल होती है यहाँ पर अगर शादी इस तरीके से हो जाती है, मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, बच्चों की डेथ बढ़ जाती है, हेल्थ तो बेकार होती है, डेथ भी बढ़ जाती है, एजुकेशन पर उनकी इंपैक्ट पड़ता है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, और स्कूल में से ड्रॉप आउट हो जाता है। तो ये इंपैक्ट है यहाँ पर, अगर डायरेक्ट मैं आप लोगों को बोलूं यहाँ पर, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। और कई बार यहाँ पर बच्चों को पता नहीं, तो फोर्स कर दिया जाता है उनको समाज में सब मिलके कि हाँ शादी करनी है। तो आप लोग ये खुद सोचो, आप लोग मतलब वैसे हालांकि ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए, आप में से कितने ऐसे हैं जो रियलिटी में शादी करना चाहते हैं, यस या फिर नो, ठीक है। और अगर यस तो क्यों करना चाहते हैं, अगर नो तो क्यों नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन का आंसर देना है, देखता हूं कैसे कैसे आंसर आप लोग देते हैं, अगर कंफर्टेबल हो तो ही आंसर देना, ठीक है। दूसरा एक ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर शादी करनी भी है किसी को, जिसको नहीं करनी है उसकी तो कहानी खत्म होगी, जिसको करनी भी है तो कौन सी एज आप लोगों को लगता है कि शादी की होनी चाहिए, यानी कि लड़का और लड़की दोनों के लिए एक परफेक्ट एज कौन सी होनी चाहिए। अगर एक बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या एज बताओगे, तो बताना। मैं आप लोग ये कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी राय रखते हो, राय जरूर रखा करो यार। ये जब मैं बोलता हूं ना कुछ बताओ, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को तैयार कर रहा हूं मैं, कि कोई आप लोगों से पूछता है तो आप लोग उसको समझा सको, खासकर इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है तो आप लोग आंसर दे सको। जब तक ये माइंड में चीजें सोचना स्टार्ट नहीं करोगे तो कैसे इनका आंसर आप लोग दे पाओगे। तो ये चीजें आप लोगों को सोचनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो देखता हूं कौन आंसर देता है, जरूर ट्राई करना एक बार, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। और ये ऐसा टॉपिक है जो बजट में भी आप लोगों के लिए बेसिकली ऐड किया गया, ठीक है। तो बजट से रिलेटेड भी टॉपिक आप लोगों का है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। लैब ग्रोन डायमंड के बारे में यहां पर बात की जा रही है, उसके ऊपर रिसर्च और सपोर्ट के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी होती है उसके साथ में आप लोग यहां पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बजट में इसके बारे में डिस्कस किया गया, उसके पीछे कोई रीजन था, वो क्या रीजन था वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी फिलहाल हमारे देश में बात की जा रही है कि लैब ग्रोन डायमंड हम लोग को बनाने हैं, एक तरीके से सिंथेटिक डायमंड आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि नेचुरली जैसे डायमंड बनता है वो तो एक तरीके से नेचुरली फॉर्म होगा कि वहां से खोदा गया वो डायमंड मिल गया, हमारा जो हीरा है वो ब्रिटेन की महारानी या महाराजा लिए बैठे हैं, ठीक है। तो वो नेचुरली एक तरीके से बना हुआ डायमंड है, पर लेकिन उसी तरीके का डायमंड जो है हम लोग अपना खुद लैब में भी क्रिएट कर सकते हैं क्या, तो इसके बारे में यहां पर बात चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यहां पर यह है कि आप लोग उनके बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। जैसे कि ये लैब ग्रोन डायमंड है और ये अर्थ जिनकी माइंड कर इनकी धरती में से निकाला गया डायमंड है। रीजन क्या है, रीजन यहां पर यह कि ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बच्चा जो है वो नेचुरली पैदा होता है और एक बच्चे को जो है सैरोगेसी के थ्रू पैदा करते हैं, या फिर एक बच्चे को लैब में बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अभी बात चल रही थी कि हाँ कि रेडीमेड हम लोगों को बच्चे बनाने हैं, तो डिसाइड कर सकते हैं तो क्या वो बच्चा बच्चा नहीं होगा, वो बच्चा बच्चा होगा। तो ये हम लोग जिस तरीके की डिमांड यहां पर देखने को मिलती है उसको फुलफिल करने के लिए कई बार जो है आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, पर लेकिन वो आर्टिफिशियल चीज का मतलब ये नहीं है कि वो उस क्वालिटी का नहीं होगा, क्वालिटी का होगा, पर उसको अलग तरीके से यहां पर बनाया होगा, पर लेकिन गलत तरीका नहीं, उसको थोड़ा सा जल्दी। जैसे अगर बात करें, कई बार आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके की न्यूज आती है कई बार कि यार इस पर्टिकुलर जो इंसान सॉरी यार एक मिनट
कई बार ऐसी सिचुएशन आप लोगों ने सुनी होगी समाज के अंदर में भी कि बच्चों को ना कई बार कैप्सूल खिला देते हैं कि उनकी एज जल्दी बढ़ जाए, मतलब एक तरीके से जल्दी जवान दिखने लगे। खासकर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में आप लोगों को ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि बॉडी जो है वो डेवलप दिखने लगे। खासकर लड़कियों के साथ में कई सारे देश के अंदर में भी सिचुएशन देखने को मिलती है जहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, वहाँ पर उनके शरीर के साथ में बहुत सारी छेड़खानी की जाती है। नाक ऐसा होना चाहिए, आँख ऐसे होनी चाहिए, लिप्स ऐसे होने चाहिए, बॉडी शेप ऐसी होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी जो खासकर जो चमक दमक वाली इंडस्ट्री है ना, वहाँ पर ऐसी एक तरीके से हरकतें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये कई बार आर्टिफिशियल तरीके से काम किए जाते हैं। इंसान जो है, आप लोग देखना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आप लोग आज के में अपने मम्मी और पापा के फेस देखना, ठीक है, उनकी एज पूछना, और फिर उनकी एज में जो हमारी इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसके किसी हीरो हीरोइन को पकड़ना और उनका फेस देखना। आप लोगों को धरती आसमान का फर्क यहाँ पर नजर आएगा दोनों के फेस में, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बोलूँ, आज सलमान खान की एज देखो और उसका फेस देखना, और इसके साथ में फिर आप लोग उस इंसान की एज देखो जो कि नॉर्मल इंसान है और उसका फेस देखना। तो यहाँ से आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा कि एक तरीके से कितना फर्क नजर आता है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे स्टोरेड और ऐसी चीज़ें देकर उस पर्टिकुलर जवानी को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है जो फेस पर भी दिखे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें, तो आर्टिफिशियल तरीके से वो चीज़ें करने की कोशिश की जाती है। पर लेकिन यहां पर जो मैं बातें कर रहा हूं, जो नेचुरल प्रोसेस होता है डायमंड बनने का, उसी पैटर्न को यहां पर आर्टिफिशियल तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है लेबोरेटरी के अंदर में। और उनको दो नाम यहां पर दिए गए हैं। ये नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक को बोला गया HPHT, यानी कि इसको बोला गया हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रखकर यहां पर तैयार किया जाता है डायमंड। एक को बोला गया केमिकल वेपर एक तरीके से डिपोजिशन, यानी कि CVD। तो ये दो मेथड होंगे जिनमें आर्टिफिशियली डायमंड को तैयार किया जाएगा, एक तरीके से यहां पर सिंथेटिक तरीके से तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक सीड की जरूरत पड़ती है। सीड यानी कि आपको पौधा लगाना है तो उसके लिए भी सीड की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि अपने आप ही बन जाएगा, तो एक सीड तो जरूर आप लोगों को चाहिएगा, छोटा सा एक दाना जिसके तहत आप लोग एक पेड़ बना सकते हो। तो यहां पर जैसे कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में उसको रखकर यहां पर जैसे मान लीजिए कोई रखा, उसके ऊपर में क्या कर रहे हैं, कार्बन मेटल और सीड जो होता है, एक सीड आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके ऊपर फिर यहां पर ये पूरा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर डाला जाता है और फिर उसको उस पैटर्न में डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो प्रोसीजर बहुत लंबे समय तक होता है नेचुरली, उसको हम लोग आर्टिफिशियली जो है जरा सी देर में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू यहां पर। तो ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि ये पूरा सिस्टम यहां पर तैयार किया गया है और ये हमारे देश में हम लोग इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ताकि अच्छे से हम लोग यहां पर ये डायमंड जो है वो बना सके अपने देश के अंदर में। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई डायमंड है, ऐसा एक तरीके से माहौल उसका बना दिया कि उसके ऊपर में एक तरीके से ना डिपोजिशन करना स्टार्ट कर दी लेयर दर लेयर, तो एक डायमंड की फॉर्म जैसे बनती है उसी फॉर्म में डायमंड जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल तरीके का केमिकल जो वेपर डिपोजिशन, यानी कि जैसे नॉर्मली केमिकली जो बनता है लेयर दर लेयर, आप लोगों ने डायमंड देखा होगा, बहुतों की तो शौक होता है कि डायमंड की रिंग पहननी है, तो खासकर उन्होंने फील किया होगा। मैं एक तरीके से ना मेरा ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, जैसे अंगूठी वगैरह इनमें सब में, तो मैं इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता हूँ। पर लेकिन आप लोग जो भी इसको जानते हैं, रियलिटी में समझते हैं, तो वो इनको समझ पा रहे होंगे कि मतलब एक तरीके से डायमंड जो होता है वो किस पर्टिकुलर एक पैटर्न में नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई हीट और हाई प्रेशर के थ्रू उसको बनाया जाता है, तो एक तरीके से वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश की जाती है लैब के अंदर में भी। आखिर क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह नजर आती है कि आखिर करने की जरूरत ही क्या पड़ गई है, हम लोग क्या इसको एक तरीके से जरूरी है यहाँ पर? तो उसका रीजन है, जी हाँ, जरूरी क्यों है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक ऐसा है जो नेचुरली मिलता है डायमंड, वो नेचर में मिलता है, अलग अलग कंट्री मिलता है, हमारे देश के अंदर में भी कई सारी जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो डायमंड जो है, वो डायमंड अगर बात करें हम लोग आज की डेट में, वो हम लोग बाहर से लेकर आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि हमारे देश में तो खासकर शादी विवाह इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये दुनिया में चाल चलन है, इसका यूज कहते हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, हमारे देश में जो डायमंड आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना, वो आज की डेट में जो भी हैं, पर लेकिन अगर दुनिया में जितने भी डायमंड है उनकी पॉलिश और जो मैन्युफैक्चरिंग जो कटिंग वगैरह होती है उसका 90% जो है वो हमारे देश के अंदर में होता है। और हमारे देश के अंदर में भी 90% अगर आप लोग जाओगे, उसमें भी से भी 90% आप लोगों को एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात, और उसमें भी आप लोग जाओगे तो सूरत के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डायमंड हब है बेसिकली सूरत के अंदर में। मानते हैं कि हर तीसरा घर जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डायमंड कटिंग इंडस्ट्री में काम करता हुआ इंसान नजर आता है। हाई स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है,
और ये आप लोगों को देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। उन्हें कहते हैं कि हाँ बचपन से ही चीज़ें देख रहे हैं, सामने सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो वो यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर बिगेस्ट दुनिया की ये बिगेस्ट आप लोगों को कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में पहले नंबर पर है इंडिया, 90% आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यूएसए और चाइना आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन अगर बात करें इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो 90% है टोटल जो डायमंड एक्सपोर्ट में, अगर वर्ल्ड में आप लोग बात करोगे। यूएई जो है यहाँ पर अगर बात करें, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यूएई है अकाउंट कर एक तरीके से अगर बात करें तो एक साउथ एशियन कंट्री में अगर बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और हमारे देश के अंदर में बेसिकली इसका मुद्दा ये भी है कि आज के दिन में जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर अपनी कंट्री में डायमंड पॉलिश करके और वो कर सोचो हम लोग खुद ही अपने देश के अंदर में अगर इस तरीके से डायमंड जो है वो ग्रो हम लोग कर पाते हैं तो फिर क्या देखने को मिलेगा। तो इसके चलते हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है आईआईटी मद्रास को, उसको पैसे भी दिए गए हैं कि इसके ऊपर में स्टडी की जाए और यहाँ पर कैसे इसको लेकर चलना है ताकि उसको इंप्लीमेंट किया जाए ढंग से, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। आईआईटी मद्रास के बारे में आप लोगों से बात करूं तो लगभग 242 यहाँ पर करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर यहाँ पर काम किया जा सके देश के अंदर में। तो इससे कितना फायदा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ वो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि लैब ग्रोन डायमंड अगर हम लोगों ने अपने देश के अंदर में चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप लोग यही सोच सकते हैं कि हमारा देश जो है, जो खासकर आज के दिन में पहले बाहर से लेकर आता है, फिर हम लोग उसको करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, तो वो वाली सिचुएशन सारी खत्म हो जाएगी। अपने ही देश के अंदर में हम लोग सारी चीज़ें कर पाएंगे तो कितने सारे लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगी, आप लोग इससे अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे देश के अंदर में कहां पर आज के डेट में देखने को मिलते हैं डायमंड के डिपॉजिट, अगर आप लोगों से बात करूं तो साउथ इंडिया के अंदर में आंध्र प्रदेश के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली जो खासकर रीजन है जैसे कि अनंतपुर हो गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, यहाँ पर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में जाएंगे। सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश में आप लोग पन्ना बेल्ट वाले के बारे में बातें कर सकते हो। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, ठीक है, चाहे मेरी जान जाए, वो वाला गाना सुना है ना, तो ये इसी से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यानी कि इस रीजन में भी है, छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों को रीजन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसके साथ में उड़ीसा वाले रीजन में भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि साउथ और सेंट्रल जो इंडिया है उसमें आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। इसके ऊपर इतना फोकस क्यों दिया जाता है, आप लोग खुद सोचो कि हमारे देश के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा देश के अंदर में। यानी कि हमारे देश के अंदर में जीडीपी में ओनली एक राज्य मैंने बताया गुजरात के अंदर में कि यहाँ पर 90% पॉलिशिंग होती है, तो जीडीपी में 7% यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे पैसा आ रहा है, ठीक है, बड़ी बात है। और जो एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं ना, जो भी परसेंटेज एक्सपोर्ट है उसमें लगभग 15% टोटल जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इतना महंगा होता है, आप लोग उससे अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझिए। तो इसको पर लेकिन दिक्कत क्या है कि कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जो चैलेंज जो सामने निकल कर आते हैं रॉ मटेरियल की, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा, अंदर ही अंदर चल रहा है, नहीं कारपेट अंडर द कारपेट काम चल रहा है, ठीक है। और चाइना के अंदर भी ऐसी इंडस्ट्री आज के डेट में जो है बढ़ रही है, तो वहाँ पर और अलग तरीके से पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसके ऊपर काम करें, क्यों ना हम लोग किसी के और के बढ़ने से पहले अपने आप ही हम लोग बना के बैठ जाए पूरा सिस्टम। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो इससे समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बजट अभी रिसेंटली जब अनाउंस किया गया उसके अंदर में यहाँ पर ये बातें देखने को मिली। बजट में बोला गया था कि एक आईआईटी को पैसा दिया जाएगा, पर अनाउंस नहीं किया गया था किसको दिया जाएगा। तो अभी बात की जा रही है कि आईआईटी मद्रास को दिया जाएगा वो पैसा, तो ये समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लैब ग्रोन डायमंड के बारे में, तो एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड इन लैब, एक लेबोरेटरी जो होती है उसके अंदर में, और अपोज टू द नेचुरली ओकरिंग डायमंड, तो उसके अपोज में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन जो है और इसी के साथ में फिजिकल और जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है दोनों में डिफरेंट आप लोगों को नजर आएगी, ये बेसिकली बोला गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यहां पर आप लोगों को ये बताना है। अभी मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि दोनों में कोई भी डिफरेंस आप लोगों को यहां पर नजर नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वैसे अपोज है एक तरीके से, वो नेचुरली है, वो लैबोरेटरी में बनना है, पर लेकिन आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दोनों में कोई भी डिफरेंस आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 90% के करीब जो ग्लोबली है इंडिया के अंदर में आप लोगों को नजर आता है। यूएस जो है बिगेस्ट मार्केट है यहाँ पर कटिंग और पॉलिशिंग डायमंड, फॉलोड बाय चाइना। इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 19% डायमंड एक्सपोर्ट के अंदर में, और यूएई जो है वो अकाउंट करता है 75% ऑफ द एशिया कंट्री ज्वेलरी एक्सपोर्ट के अंदर में। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, 2, 3 या फिर ऑल। सही आंसर क्या है, तो यहां पर सारी चीजें आप लोगों को दिखा रखी है यहाँ पर। तो यूएई यहाँ पर 75% आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर बेसिकली इसको समझ सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है। एशियन नहीं बोला गया यहाँ पर, साउथ एशियन है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा। और यूएसए में सबसे ज़्यादा जो है ये खरीदे जाते हैं, तो बड़ी मार्केट आप लोगों को यूएसए में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है बेसिक स्टेटमेंट जो कि आप लोग समझ सकते हैं। वैसे आप लोगों को बोलूँ नेचुरली डायमंड चाहिएगा या फिर एक तरीके से मतलब लैब ग्रोन आप लोगों को अच्छा लगेगा, अगर कोई आप लोगों को डायमंड मिले तो, ठीक है, बताइए। यार मुझे तो नेचुरली पसंद आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं अवेलेबिलिटी कम होती है तो फिर आर्टिफिशियल के पीछे जाना पड़ता है इंसान को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी डिफरेंस कोई नहीं है प्रॉपर्टी में, दोनों को खाओगे तो दोनों एक जैसे टेस्ट के लगेंगे आप लोगों को। खाना नहीं है, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर आर्टिकल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसे ही बजट आया तो इसके बारे में जो है डिस्कशन बढ़ गया और बहुत सारे आर्टिकल जो हैं अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर कवर किए गए। तो पूरे टॉपिक को मैं आप लोगों से अच्छे से डिस्कस करूंगा और समझेंगे आखिर मुद्दा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी क्या किया गया है, जो माइनॉरिटी जो हमारी स्कीम है माइनॉरिटी जो कम्युनिटी के लिए, उसमें जो एलोकेशन है वो 38% कम कर दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में, तो समझेंगे क्या है पूरा मुद्दा। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं कि बजट 2000 का जो भी 2023 का जो भी प्रस्तुत किया गया उसके अंदर में यहाँ पर बेसिकली लास्ट ईयर के बजट के कंपेयर में 38% जो आवंटन है, यानी कि जो पैसा दिया जाता है माइनॉरिटी अफेयर के लिए मिनिस्ट्री को, वो डिक्रीज कर दिया गया है। 38% डिक्रीज कर दिया गया है। तो 38% जो है वो बहुत ही एक तरीके से बड़ा एक डाउन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर ये आप लोग को सामने आर्टिकल निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो कमी की गई है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग रेगुलरली साथ में कनेक्टेड है तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया है, ठीक है, कि हमारे देश के अंदर में बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो जो स्कीम्स चलाई जाती हैं उनमें से कई सारी स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उस्ताद स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जिसको उस्ताद स्कीम के बारे में बात करते हैं, नई मंजिल स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी है, खासकर माइनॉरिटी को लिए यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। जो इसके चलते यहाँ पर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट किया गया। एजुकेशन जो है खासकर माइनॉरिटी के मदरसा और उन सब के लिए, तो वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा डिप देखने को मिला। यहाँ पर जो पहले 1800 के करीब यहाँ पर मिलता था वो 600 कर दिया गया है। तो यानी कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें माइनॉरिटी को जो एलोकेशन मिला करता था वो बहुत सारा कम कर दिया गया है। उनकी प्री स्कूलिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, इवन उनके लाइवलीहुड यानी कि उनकी जो बेसिकली रोजी रोटी है उसके ऊपर भी इसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे ऐसे कई सारे आर्टिकल यहाँ पर भी सामने निकल कर आए। बात अगर की जाए, जैसे कि मैं आप लोगों से मेजर स्कीम बताता हूँ जिससे वेलफेयर की थी, फिर हम लोग माइनॉरिटी के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर माइनॉरिटी हमारे देश के अंदर में कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी कम्युनिटी को यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी स्टेटस है आज के डेट में आप लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी और पारसीज, तो ये टोटल मिलाकर 6 ऐसी कम्युनिटी हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके लिए हमारे देश में एक पर्टिकुलर कानून के थ्रू यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। ये 1992 का यहाँ पर एक पर्टिकुलर कमीशन है जो कि ये 6 कम्युनिटी के ऊपर फोकस देकर चलता है कि इनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह हैं उसको कैसे हम लोग लेकर चल सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक केस भी पहुंचा था जिसमें ये बोला कि मान लीजिए पर्टिकुलर कोई राज्य है ए, जैसे कि मैं बोलूँ आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर का आप लोग नाम ले लीजिए, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहां पर अगर आप लोग बात करें तो वहां पर हिंदू कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी में यहाँ पर नजर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब यहाँ पर बातें की गई कि उन्होंने सेंटर से बोला कि 6 हफ्ते हम लोग तुमको और देते हैं कि आप लोगों के सामने जो डिमांड है कि जहां पर हिंदू कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी में है एक तरीके से स्टेट के अंदर में, तो क्या उसको स्टेट के अंदर में माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। तो यहां पर एक केस भी है ऑलरेडी जिसके बारे में याद रखते हैं, केरला एजुकेशन बिल है 1958 का, और टीएमआई पाई केस है 2002 का बेसिकली यहाँ पर, जिसके अंदर में यहाँ पर स्टेट लेवल पर क्या इस तरीके से माइनॉरिटी का एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मान लीजिए एक पर्टिकुलर राज्य है उसमें हिंदू बहुत ज़्यादा एक तरीके से तादाद में है और वहाँ पर पता चला जो बुद्धिस्ट जो है वो काफ़ी कम है, तो वहाँ पर बुद्धिस्ट को माइनॉरिटी बोलो। एक राज्य ऐसा है जहाँ पर जो बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा है पर लेकिन हिंदू काफ़ी कम है वहाँ पर एक तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से उनको आप लोग यहाँ पर बोलो कि उसको हम लोग को माइनॉरिटी बनाना है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। और इवन अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे संविधान के अंदर में तो आप लोग इसको समझ पाओगे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं माइनॉरिटी क्या हो गया,
हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करेंगे कल्चर और एजुकेशनल राइट के बारे में, यहां पर अगर आप लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 29 और 30 जो है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी के बारे में यहां पर बात की जाती है। यानी कि प्रोविजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं कि हम लोगों को इसके ऊपर काम किया जा सकता है। ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो सिचुएशन है उसके बारे में मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। तो अगर उनसे रिलेटेड कोई स्कीम जो है उसको कम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसे सेक्शन को हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं जिसको हम लोग को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो इसके चलते जैसे कि यहाँ पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, इसी के साथ में मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पर उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट जाता था। तो इससे इंपैक्ट पड़ेगा, ये ऐसी स्कीम कंटिन्यूसली नहीं चल पाएंगी। ठीक है, नया सवेरा फ्री कोचिंग अलाइड स्कीम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती थी जिसमें उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को खासकर माइनॉरिटी सेक्शन के अंदर में एक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती थी एजुकेशन वाले सेक्टर में भी। तो इसके ऊपर फोकस किया जाता था, तो वो भी कंप्लीटली आप लोगों को अब देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीके से पढ़ो परदेश, इसके तहत में यहां पर जो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती थी कि छूट मिल जाएगी अगर आप लोगों को कोई लोन आप लोगों ने ले लिया है उसमें इंटरेस्ट के अंदर में हायर एजुकेशन के लिए, अगर हायर स्टडीज के लिए आप लोग जाना चाहते हैं वो भी अब प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नहीं चल पाएगी। नई रोशनी जिसमें लीडरशिप की बात की जाती है खासकर वुमेन के लिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है, उस पर भी हम लोग जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आएंगी। और स्कीम सुनो, सीखा एक तरीके से यहां पर है सीखो और कमाओ। ये जो स्कीम है ये 14 से लेकर 35 साल की एज ग्रुप के बीच में था कि कैसे उनको और ज्यादा अच्छे से एक एम्प्लॉयमेंट उनको मिलना चाहिए, उनकी स्किल के ऊपर काम करना है। उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी स्कूल ड्रॉप आउट हो चुके हैं 14 से लेकर 35 साल के अंदर में, उनके ऊपर फोकस देकर यहां पर चलना है। तो ये स्कीम कैसे चलेंगी? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अगर बात करें, ये पर्टिकुलर स्कीम है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से ये माइनॉरिटी जो एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए था। ऐसी स्कीम भी आप लोगों को एक तरीके से गड्ढे में या फिर बस्ते में जाती हुई नजर आएंगी। उस्ताद अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट, मूवी देखी ना सुई एंड धागा, तो उस तरीके के पैटर्न में आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसी स्कीम जो है वो भी आप लोगों को ढंग से आगे चलती हुई नजर नहीं आएगी। इसी के साथ में प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ये स्कीम सामने निकल कर आई थी। ये बेसिकली इसके बारे में बात की जा रही है। तो नई पीएम विकास ये स्कीम है यहाँ पर ऐड की गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंदर में, जो बजट 2023 में। तो ये एक स्कीम है यहाँ पर लेकिन पैसा अगर नहीं होगा तो जो पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए कैसे हम लोग सिस्टमेटिक वे में काम कर पाएंगे, इसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, आज की डेट में अगर आप लोग बात करें जो माइनॉरिटीज के बारे में, तो माइनॉरिटी जो है हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ा सेक्शन आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को अगर सेंसस 2011 के हिसाब से बताऊं तो यहां पर आप लोग समझ पाएंगे टोटल जो देश की पॉपुलेशन है, हमारे देश में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 19% 2011 के सेंसस के हिसाब से, अब तो ये बढ़ गया होगा, आप लोगों को माइनॉरिटी देखने को मिलेगी। और खुद यहां पर ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के द्वारा भी यहां पर ये चीजें एक्सेप्ट की जाती हैं कि इतने लार्ज स्केल पर जो कम्युनिटी है उनको हम लोग कैसे पीछे यहां पर छोड़ के चल सकते हैं, उनको तो साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इवन कई सारे आर्टिकल तो इसने कटाक्ष वाले लिखे गए कि दूसरे देश में जो माइनॉरिटी हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, अपने देश में ला रहे हैं उनको कि हाँ ठीक है उन माइनॉरिटी को अपने देश में लेकर आएंगे। जो वहाँ पर इसने 3 देशों के बारे में बात की गई थी, खासकर अगर बात करें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ पर अगर किसी माइनॉरिटी के ऊपर, खासकर जो वहाँ पर माइनॉरिटी है हिंदू कम्युनिटी अपने देश में आती है तो उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। पर इन रियलिटी क्या हम लोग अपने देश के माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं प्रॉपर वे में? तो कई सारी ऐसी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आई, कई सारे गवर्नमेंट पर कटाक्ष कसे गए इस पर्टिकुलर जो सिस्टम को लेकर। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा एक इशू था जो कि मुझे लग रहा था कि आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहिए। तो इसके बारे में कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों के माइंड में यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो फिर उसका हैंडल कैसे करना। आप सोचो जब पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ स्कीम ऐसी होंगी जो दम तोड़ती हुई नजर आएंगी, जब पैसा ही नहीं है तो फिर वो स्कीम आगे कैसे बढ़ेंगी। तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है, तो उनके अधिकारों के बारे में बात की जाती है कि उनके अधिकार कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। एक मुद्दा आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर किसी को माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है तो उसका फायदा क्या होता है। क्वेश्चन पूछा गया 2011 में यूपीएससी के द्वारा, तो बोला गया कि ये स्टैब्लिश कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक तरीके से जो स्टैब्लिश कर सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑटोमेटिकली नॉमिनेट करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी को लोकसभा के अंदर में। इसी के साथ में ड्राइव कर सकते हैं बेनिफिट एक तरीके से प्रधानमंत्री, जो यहाँ पर इससे बेनिफिट फ्रॉम द प्रधानमंत्री, यहाँ पर 15 पॉइंट जो प्रोग्राम है उससे।
तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है अगर इसके बारे में आप लोगों से पूछ जाए? तो बोला गया कि ओनली 1, 2 और 3, 1 एंड 3 या फिर 1, 2 एंड 3, ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर क्या है सही? आंसर है सी सही, यानी कि 1 एंड 3 सही है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पर यहाँ पर जो सही है ये बाकी स्टेटमेंट, जिसमें माइनॉरिटी के ऊपर फोकस दिया जाता है। 15 पॉइंट जो प्रोग्राम है यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था कि कैसे हम लोग को यहाँ पर काम करना है, और एक पर्टिकुलर कमेटी थी, याद रखिएगा, सच्चर कमेटी, ठीक है। तो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर कि माइनॉरिटी को कैसे फोकस करना है, और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि एजुकेशनली काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड जो सिचुएशन नजर आती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि कई सारी कम्युनिटी में, जैसे कि मदरसा के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर इतना स्टैंडर्ड एजुकेशन का नहीं देखने को मिलता है जितना रिक्वायरमेंट है अगर नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में वो पर्टिकुलर कम्युनिटी का बच्चा कोई आकर बैठता है। तो इसलिए फोकस देने की जरूरत है स्पेशली उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर में, ठीक है। तो ये फोकस यहाँ पर दिया गया, यानी कि जरूरी है यहाँ पर इसके ऊपर काम करना, ये बातें यहाँ पर बताएगी। क्वेश्चन भी आप लोगों से और पूछा गया यहाँ पर, जैसे 2018 में, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ जो इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटिनाइज करती है रिपोर्ट हाउस वेदर द जो पावर टू मेक द रेगुलेशन रूल्स या फिर सब रूल्स जो होते हैं या लॉ होते हैं कंफर्म किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन और डेलीगेट किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, और एक तरीके से बीइंग पॉपुलरली ये एक्सरसाइज करती है एक तरीके से एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ विच डेलीगेशन, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, अगर देखने में लगेगा तो यार पता नहीं कितना बड़ा ये एक तरीके से बातें निकल कर आ रही है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर कमेटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो कमेटी है उसके अंदर में 15 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे राज्यसभा और लोकसभा के, और ये 1953 में बेसिक थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो यहाँ पर इस तरीके के मुद्दों को देखने के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर कमेटी है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। बाकी अगर बात करें आप लोगों के सामने और भी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, सीखो और सिखाओ उस्ताद पीएम विकास या प्रधानमंत्री जो जन ये विकास कार्यक्रम, ये पर्टिकुलर करेक्टली मैच करनी है किससे रिलेटेड है। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो ओनली 1, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन, सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर बी, ओनली 3, ठीक है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर जो पर्टिकुलर ये नई रोशनी है, ये आप लोगों से ये एक क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट बन सकता है। प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतने ज्यादा चीजें याद रख पाओगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द माइनॉरिटी इन द इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल पैरामीटर। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, अभी 6 माइनॉरिटी है हमारे देश के अंदर में। हमारे देश के अंदर में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जब आप लोग यहाँ पर जाओगे। और जो मैंने अभी बताया यहाँ पर, जैसे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियन यानी कि पारसीज, तो ये कम्युनिटी आप लोग यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी में आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। एक नेशनल कमीशन है जिसके बेस पर यहाँ पर चीज़ें निकल कर आती है। और जो माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर में अभी लेटेस्ट जो दिया गया है, जैन कम्युनिटी के 2014 में ऐड किया गया है। तो कई सारे चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं माइनॉरिटी के लिए, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बाकी समझा दी हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। बाकी आप लोग क्या लगता है कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए था या फिर नहीं, ये पर्टिकुलर इसके बारे में आप लोग बताना। गवर्नमेंट के द्वारा सही किया गया है फिर गलत, तो आप लोग भी एक सोच सकते हैं। अगर आप लोग इन कम्युनिटी से आते हैं तो आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक एक्स्ट्रा तैयार करना आप लोग, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आप लोग यहाँ पर बेसिकली कनेक्ट कर पाओगे अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे हैं। तो वहाँ पर भी कई बार बात आती है कि पुलिस के अंदर में रिफॉर्म लेकर आने चाहिए, और इसके चलते मैं आप लोगों से कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों ने पहले भी सुन रखी है, पर हल्का सा आइडिया आप लोगों को होगा। पर अभी ये मुद्दा क्यों न्यूज़ में है, तो नागालैंड के अंदर जो डीजीपी है उसको लेकर यहाँ पर कि कैसे उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए उसके बारे में बातें हैं। तो गवर्नेंस का ये टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा। पूरा मुद्दा मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि न्यूज़ में आ रखा है, तो इसके पीछे क्या ऐसा पचेड़ा फंस गया है अभी फिलहाल, किसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पाओ। हमारे देश के अंदर में जो डीजीपी होता है उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और पुलिस महकमे के अंदर में ये आप लोग को एक ऐसी पोस्ट देखने को मिलती है जो कि स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर में एक हाईएस्ट पोस्ट होती है, यानी कि पूरी पुलिस को कंट्रोल जो किया जाता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी साहब के द्वारा कवर किया जाता है। अब डीजी साहब का अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए, एक ऐसा इंसान जो कि पूरी पुलिस को कंट्रोल करता है, और पुलिस जो है वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है किसी राज्य के अंदर में। तो फिर यहाँ पर उस इंसान को कंट्रोल कौन करेगा, कैसे करेगा, तो ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहता है। तो ये इंसान कैसा होना चाहिए, कौन इसको कंट्रोल करेगा, तो इसके लिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पर्टिकुलर
बेसिकली जजमेंट दिया गया था, जिसको यहाँ पर प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ जो इंडिया का जजमेंट बोला जाता है 2006 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई। गाइडलाइन मतलब कि भाई साहब ये काम ना आप लोग कुछ ऐसे ऐसे कर लेना। तो उस जो गाइडलाइन में यहाँ पर कुछ बातें की गई, तो जो डीजीपी है उसके लिए कई सारी बातें यहाँ पर बोलेगी कि डीजीपी जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स में से, यानी कि 3 ऑप्शन उनके पास में रहेंगे कि इनमें से तुमको किसी को सेलेक्ट करना है। और वो 3 नाम कहाँ से निकल कर आएंगे? वो 3 नाम जो है वो यूपीएससी के द्वारा जो बेसिकली इशू की गई गाइडलाइन है उसके द्वारा सजेस्ट किए जाएंगे, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सजेस्ट किए जाएंगे। और उसमें से 3 नाम जो है आप लोग को चूज करने पड़ेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जो आप लोगों के सामने है उसी में से नाम चूज करने पड़ेंगे। तो सोचो, कई बार यहाँ पर ये बोलते हैं एक तरीके से कि कहीं ना कहीं कि जो स्टेट गवर्नमेंट का हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर का जो पोस्ट है यहाँ पर वो यूपीएससी के थ्रू यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यूपीएससी एक ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। पर लेकिन कई बार ये बोलते हैं जब ऐसे अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोग बातें करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कई बार देखने को मिलता है। ऐसे कई सारी बातें कई सारे लोग जो है कई सारे आर्टिकल में, आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर बोला जाता है कि एक सिस्टमेटिक वे में कोई अपॉइंटमेंट होना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर सही से चल सके। यूपीएससी जो सजेस्ट करती है वो किस बेसिस पर सजेस्ट करेगी ना, तो बोला गया कि उसकी सर्विस कैसी है, कितनी लंबी लेंथ सर्विस हो चुकी है, रिकॉर्ड कैसा है सर्विस के टाइम पर, क्या गुड है या फिर बैड है, और एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, तो वो चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। तो लगभग 30 साल का जो एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके बाद में यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आती है। इसी के साथ में ये फिक्स किया गया कि 2 साल का टेन्यूर होना चाहिए, यानी कि भले ही रिटायरमेंट एज उस इंसान की कल हो, पर लेकिन अगर आप लोगों ने उसको डीजीपी बनाया है उस इंसान को, तो एटलीस्ट 2 साल तक उस पोस्ट पर वो रहने चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है। तो इसके चलते यहाँ पर मुद्दा देखने को मिलता है कई बार इनके अपॉइंटमेंट के बारे में कैसे लेकर चलना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको आईपीएस की पोस्ट जो है काफ़ी जो लुक्रेटिव लगती है। ठीक है, खासकर अगर बात करें तो वर्दी को देखकर कि हाँ एक ऐसी ड्रेस मिलती है पहनने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं मूवीज़ ने और ज़्यादा इसको एग्जेजरेट कर दिया आज के डेट में। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे देख सकते हैं सिंघम और ये सब चीज़ें, पर इन रियलिटी इस तरह की कोई चीज़ें देखने को मिलती नहीं है कि हाँ आप लोगों की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो आप लोग एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर वहाँ पर जाते हो। पर हाँ आप लोगों से पूछो कि आईएएस बनना है फिर आईपीएस बनना है, तो आप लोग किसको रिकमेंड करोगे कि हाँ ये पोस्ट चाहिए यार मुझे, तो बताओ कौन सी पोस्ट रिकमेंड करोगे। ठीक है, तो सारी की सारी बातें आप लोगों के सामने हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों के सामने नोट्स हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखना। पॉलिटी के अंदर में यहाँ पर कवर करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्रोवाइड करा है अदानी को, यहाँ पर ये मिल गया वो मिल गया, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप लोगों से कई सारे आर्टिकल देखने को मिले और अपोजिशन के द्वारा इसके ऊपर भर भर कर प्रोटेस्ट किया गया कि आखिर अदानी में ऐसा क्या है कि जहां भी जाता है सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अदानी साहब को मिल जाते हैं। तो उसके चलते इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर अभी मुद्दा उठा कि अदानी साहब की जो वेल्थ है उसको एग्जिजरेट करके दिखाया गया, यानी कि वेल्थ जितनी है उससे ज़्यादा आंका जा रहा है उनकी कंपनी की वेल्थ को। इसके बेस पर वो दुनिया में टॉप एक मोस्ट जो एक तरीके से ना अमीर पर्सन की कैटेगरी में है। इवन कई सारी स्टेटमेंट दी गई अपोजिशन के द्वारा, ये बोला गया कि लगभग 240 या 45वें नंबर पर या फिर सर 61 आई थिंक, मैं रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना इसको एक बार, कुछ मतलब 200 समथिंग में या फिर 61 में कितना कुछ ऐसा कुछ बोला गया था। उनकी पोजीशन थी 2014 से पहले, पर जैसे ही प्रेजेंट गवर्नमेंट आती है वो दुनिया के चौथे पांचवें तीसरे सबसे अमीर आदमी की कैटेगरी में आने लगते हैं। तो आखिर इतनी जल्दी ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया अदानी साहब ने। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आए सामने निकलकर कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है। तो इसके चलते पार्लियामेंट में एक मांग उठने लगी कि हम लोग को इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर एक पर्टिकुलर कमेटी है उसको यहां पर चीजें सौंप देनी चाहिए, उसको बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसकी डिमांड की जा रही है अपोजिशन के द्वारा कि यहां पर एक कमेटी बैठाई जाए अदानी साहब के मुद्दे को लेकर और उसको चेक किया जाए कि क्या सही चल रहा है यहाँ पर। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो एक एडहोक कमेटी होती है। एडहोक कमेटी कौन सी होती है? जो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई गई, वो रिजोल्व हो गया, उसके बाद में जो है वो कमेटी जो है वो डिसॉल्व कर दी। तो यहां पर इस तरीके से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और एक ड्यूरेशन के लिए बनाई गई कमेटी को आप लोग एडहोक कमेटी बोलते हैं। वैसे चैप्टर मैंने पॉलिटी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों इसने सुना होगा। तो जो मेंबर्स हैं यहाँ पर बोथ हाउसेज के, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा कि रूलिंग और अपोजिशन दोनों के मेंबर आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे और वो क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। उसको इंसान को समन भी किया जा सकता है अगर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, और फिर रिपोर्ट सबमिट करते हैं यहाँ पर, एक तरीके से रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को। हालांकि
वो जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो रिकमेंडेशन ही रहती है। पर हाँ, इसका मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ गई है तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पर उस मुद्दे के ऊपर बात होनी स्टार्ट हो जाएगी। लोकसभा के डबल मेंबर रहेंगे, यानी कि यहाँ पर ट्वाइस द मेंबर लोकसभा एज कंपेयर टू राज्यसभा। तो जितने राज्यसभा के रहेंगे उसके डबल, यानी कि 2 गुने आप लोगों को लोकसभा के मेंबर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये है इसके बारे में कुछ बातें। ज्वाइंट पार्लियामेंट जो यहाँ पर बेसिकली कमेटी है, यहाँ पर ज्वाइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक याद रखिएगा, एडहॉक कमेटी होती है, परमानेंट नहीं होती है, एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाई जाती है। जैसे ही पर्पज सोल्व हो जाता है तो फिर इसको डिसोल्व कर दिया जाता है। तो इसकी मांग चल रही है, तो न्यूज़ में है, तो कन्फ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर करके आगे बढ़ना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग एक न्यूज आप लोगों के लिए हो सकती है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। 9th एशियन जो मिनिस्ट्रियल एनर्जी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है, और बात की जा रही है किसके बारे में, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के बारे में। तो हमारे देश के अंदर में आप लोगों को ये देखने को मिल रही है। तो जो कोई भी ऐसी चीज जो कि दुनिया की है और हमारे देश में देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ी बात क्या आती है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो उसके चलते इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो कहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, तो 9th जो एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी जो राउंड टेबल एसोसिएशन आप लोगों को जो इंटरनेशनल जो एनर्जी फोरम की है वो बेंगलुरु के अंदर यानी कि कर्नाटका के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली आप लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। थीम क्या है यहाँ पर, तो मैपिंग न्यू पाथ फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांजिशन। मतलब हम लोग को एक नया पाथ लेकर आना है कि कैसे एनर्जी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, इसी के साथ में जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो एक ऐसा होना चाहिए जो कि अच्छा रहे, जैसे कि सोलर एनर्जी पर हम लोग को ट्रांजिशन करना है, ठीक है, एक तरीके से क्रूड ऑयल को छोड़ छाड़ कर, तो इसके ऊपर फोकस यहाँ पर देना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो इंटरनेशनल जो एनर्जी फोरम जो है यहाँ पर ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके ऊपर काम करती है, लगभग 72 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाले भी हैं और कंज्यूम करने वाले भी हैं, जैसे ना एक तरीके से जो बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी हैं। मेंबर जो है इसके अंदर में वो सिग्नेटरी हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्टर के अंदर में, और बेसिकली फोकस ये रहता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। अभी सोचो कि इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैसे सुधारना है, तो मिलकर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब इंडिया के अंदर में मीटिंग हो रही है तो हमारी न्यूज़ वैसे ही निकल के आ जाती है कि अच्छा इंडिया के अंदर में ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कल को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। और रिसेंटली अभी यहाँ पर जो ये मुद्दा देखने को मिला है यहाँ पर, ये हो चुकी है अभी यहाँ पर 6 से लेके 8 फरवरी तक इंडिया के अंदर में, बेंगलुरु के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थीम खासकर आप लोग याद रख लेना, क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो होस्ट कर चुके हैं यहाँ पर, यानी कि हमारे देश में कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी कौन है, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, इनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत बार आप लोगों ने हालांकि सुना होगा, तो देखता हूँ कौन कौन बताता है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है सीबी के बारे में, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर जो स्टॉक एक्सचेंज वाला जो एरिया आता है निकलकर, उसको ये रेगुलेट करने का काम करती है। पर लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर ये है, मान लीजिए आज की डेट में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कुछ करप्शन हो रहा है, और उसके अंदर जो करप्शन हो रहा है वो आकर ए इंसान जो है बोलता है कि भाई साहब इसके अंदर में करप्शन हो रहा है, और अगले दिन उस ए इंसान को जो है गोली मार दी जाती है कि तूने अंदर की बात बाहर क्यों बता दी। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो सबसे पहली बात आती है कि उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। कई बार क्या रहता है कि अंदर की बात जो है वो नहीं पता चला कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक हाईवे बनने वाला है, ठीक है। ये पहले से ही पता चल गया किसी पर्टिकुलर जो है ब्रोकर को, और उसने क्या किया, आसपास की जमीन जो है वो खरीद के रख दी। यहाँ पर हाईवे के आसपास की जमीन थी यहाँ पर 5 लाख रुपए बीघा, पर लेकिन जैसे ही पता चला रोड बनने वाली है वो हो गई 50 लाख रुपए बीघा। तो इस इंसान की बल्ले बल्ले हो गई, क्यों, क्योंकि अंदर की बात इसको पता चल गई। तो ऐसी कई सारी हरकतें देखने को मिलती हैं रियल लाइफ में भी, आप लोगों ने देखा होगा ये सिचुएशन सामने निकल कर आती है। बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं कोई पर्टिकुलर टेस्ट लूं और उसमें पहले से किसी पर्टिकुलर बच्चों को जो है आंसर बता दूं कि ये है और तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो ये खराब एक तरीके से कंपटीशन को बर्बाद करने वाली बात होती है। तो अभी रिसेंटली स्टॉक जो मार्केट है, खासकर कैपिटल जो मार्केट है, तो सेबी के द्वारा यहाँ पर प्रपोज किया गया मैकेनिज्म, खासकर स्टॉक जो ब्रोकर होते हैं कि इंश्योर करे प्रिवेंशन जो फ्रॉड होते हैं
और कोई भी मार्केट का एब्यूज ना यहाँ पर देखने को मिले, तो उसके ऊपर फोकस किया गया। तो ब्रोकर्स को कैसे रेगुलेट करना है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, इसके ऊपर भी एक मूवी आई सारथ मेहता का, बेसिकली जो स्कैम वगैरह ये सारी चीज़ें जो दिखाई गई है, ठीक है, हर्षद मेहता का जो स्कैम वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई। तो अभी उसको एक तरीके से हम लोग मैनेज करने की कोशिश करें ताकि ढंग से चीज़ें लेकर चली जा सके। तो स्टॉक के जो ब्रोकर होते हैं उसके लिए रेगुलेशन है हमारे देश के अंदर में 1992 का, तो उसके तहत में यहाँ पर और अच्छे से चीज़ों को लेकर चलने की बात की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सर्विलेंस हो, कोई फ्रॉड ना हो सके, और खासकर कोई अंदर की बात अगर बताता है जिसको विसल ब्लोअर बोलते हैं, यानी कि सीटी बजा दी, अंदर की बात बाहर बता दी, उस इंसान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है। तो विसल ब्लोअर के ऊपर फोकस करना की भी यहाँ पर बात की जा रही है ताकि सिचुएशन जो है वो सिस्टमेटिक वे में चल सके। तो ये सेबी के द्वारा रेगुलेशन लेकर आई जा रही है यहाँ पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बन सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो कि यहाँ पर गलत तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, संदिग्ध तरीके का कुछ अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसको हैंडल करना है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है वो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे काम करती हुई नजर आती है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। कल को अगर कोई आप लोगों से पूछे इसके बारे में तो याद रखिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूट यानी कि पार्लियामेंट में कानून पास कर यहाँ पर बनाई गई है। मुंबई के अंडर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1992 में बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये एक जो बॉडी बनाई गई, फिर इसको इस स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। 1992 में बनाई तो गई थी वैसे 1988 में, 4 साल बाद फिर कि यार इसको एक स्टैट्यूट यानी कि स्टैट्यूट के थ्रू हम लोग लेकर आते हैं। सेबी जो है वो मैनेज की जाती है, इसके अंदर में जो मेंबर्स होते हैं उसके द्वारा, चेयरमैन जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर में 2 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, 1 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वहां से भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, 5 मेंबर जो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेटेड करती है अलग अलग तरीके से। तो यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर काम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, सेबी के अंदर में। इसके प्रेजेंट टाइम पर आज की डेट में कौन है इसके जो हेड, वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखता हूँ कौन आंसर देता है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे नेशनल लेवल की जो वन लाइनर न्यूज होती है उसके बारे में, जैसे इंडिया और मलेशिया थाईलैंड के द्वारा यहां पर एक ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल की बात की जा रही है ताकि एनर्जी इफिशिएंसी के ऊपर फोकस दिया जा सके। तो एमओयू साइन किया जा रहा है जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड मिलकर किसके साथ में कर रहे हैं, इंडिया के साथ में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तीनों कंट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों कंट्री को आप लोग थोड़ा सा मैप में देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि किस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग को मैप दिखाता हूँ एक बार। अपनी कंट्री कंपेयर में यहाँ पर देखिए, हमारी कंट्री यहाँ पर ये होगी, ये बेसिकली आप लोगों को मलेशिया देखने को मिलेगा, ये इंडोनेशिया और ये हो गया थाईलैंड, ठीक है। तो ये मिलकर इंडिया के साथ में यहाँ पर काम करेंगे तो अच्छे से हम लोग चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे जब एक तरीके से मिलकर काम करेंगे, यानी कि 3 दोस्त बैठेंगे तो जमेंगे रंग, हो सुना है ना। तो कौन से देश से याद रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है। बात की जा रही है कि एक तरीके से अगर यहाँ पर वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में बात की जाती है ऑन द वुमेन, ठीक है, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर ये कैसी चीज़ है, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग यार ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वुमेन की जो गरिमा है उसके ऊपर क्वेश्चन लगाने वाली बात है। अगर कोई इंसान जो है वो इतना इस लेवल पर जाकर सोचता है कि यार ये ऐसी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए और ये सब चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पर, उस इंसान का जो कैरेक्टर होता है उसके ऊपर डायरेक्ट उंगली ये उड़ जाती है। कई बार इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों ने देखा होगा, आसपास भी लोग जो है इसके बारे में बातें करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा एक घृणात्मक एक चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो एक उस जो एक तरीके से असंवैधानिक है यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ी बात बोली गई यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। हर एक इंसान को अपनी प्राइवेसी का अधिकार है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो आर्टिकल 21 है संविधान का, वो आप लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। और कोई भी इंसान अगर ऐसी बातें करता है ना वर्जिनिटी के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, उस ले वो एक गिरी हुई एक प्रवृत्ति का इंसान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उससे डिस्टेंस बना लेना ही ज़्यादा अच्छा है। रिलेशनशिप में आप लोग कई बार ये चीज़ें देखते होंगे, इस तरीके की हरकतें सामने निकल कर आती है। आप लोग बच्चे नहीं हो आज के डेट में, आप लोग एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो कि जहाँ पर आप लोग एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करो कि आप लोगों को देश चलाना है। तो कम से कम इंसानों की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से पाला पड़ेगा। तो कौन आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, कौन आपको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, कौन आप लोग को एक्सप्लॉइट कर रहा है, अगर ये चीज़ें आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आगे आने वाली जिंदगी आप लोगों के लिए टफ होने वाली है। तो कम से कम एटलीस्ट ये चीज़ें आप लोगों को मैनेज करनी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, मतलब जो मुझे लगता है, मेरा तो ये सजेशन है। कोई भी इंसान अगर ऐसी बातें आप लोगों से करता है कि हाँ उस इंसान के साथ में हम लोग को जाना चाहिए जो वर्जिन इंसान हो, ये सब चीज़ें करता है, तो डिस्टेंस बना लेना उस इंसान से 100 गज की, ठीक है। ऐसी हरकतें अगर कोई करता है क्योंकि वो बहुत ही एक लो मेंटेलिटी में जाकर चीज़ों को सोच रहा है।
तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कि अगर साउथ कोरिया के बारे में बात करें तो साउथ कोरिया का एक डेलीगेशन आज के डेट में निकला है बुद्धिस्ट साइट को विजिट करने के लिए। बोला गया कि 108 पिलग्रिम्स हैं, यानी कि 108 लोग इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 9 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक इंडिया और नेपाल के अंदर में लगभग 43 डेज की विजिट नजर आएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के पार्ट्स में ये कवर करेंगे लगभग 160 किलोमीटर। तो ये काफ़ी एक बड़ी बात यहाँ पर बोल सकते हैं, साउथ कोरिया से यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पर जाएंगे, बुद्धिस्ट साइट पर आप लोगों को जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके बीच में जो लिंक है यहाँ पर इंडिया, नेपाल, साउथ कोरिया, बुद्धिज्म में काफ़ी बड़ा एक कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर नजर आता है, ठीक है, ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ओपन करेगी यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में। तो खासकर ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, वरना कई बार इलाज करवाने के बाद में बोलते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल से जाकर दवाई ले लेना, ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। आप लोगों ने फील किया कभी ये? तो सिचुएशन कई बार देखने को मिलती है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है ऑफिशियली इनोग्रेट की जा रही है यहाँ पर, कहाँ के, गुजरात के अंदर में, तो ये याद रखना। अगर बात करें वो यहाँ पर बात की जा रही है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो यहाँ पर 20 करोड़ के करीब यहाँ पर इसके अंदर लोग रजिस्टर कर चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। हेल्थ सेक्टर में एक नया अचीवमेंट आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, खासकर हमारे देश के अंदर में, तो अप्रिशिएट करने लायक मूव है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया था, ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन आंसर देता है। इकोनॉमी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, खासकर ये वाला। सेंटर जो है अगर बात करें उसके द्वारा बताया गया कि इंडिया रैंक फर्स्ट है दुनिया में जो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। तो मिल्खा सिंह नहीं, दूध 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 मिल्खा सिंह वाली मूवी देखी होगी, दूध दिए दूध दूध चाहिए। 24% यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है दुनिया में इंडिया की साइड से। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जो एक मिल्क जो रिवॉल्यूशन हमारे देश में लेकर आया गया था उसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन खासकर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था आप लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनका बर्थडे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर डे से भी कनेक्टेड आप लोग देख सकते हैं। तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर नजर आ रहा है। सोवरन ग्रीन बॉन्ड ये लगभग 16,000 करोड़ के यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी कि ऐसा ढांचा बनाना जहां पर इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचे। तो इसके लिए सोवरन ग्रीन बॉन्ड आप लोगों के सामने है। सेंटर जो है वो कंसीडर करेगा 28% गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो खासकर इसके ऊपर फोकस किया जाए, किसके ऊपर, सीमेंट के ऊपर में। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके बारे में बात कर रही है। बाकी बोला जाए देयर इज नो प्रपोजल एग्जेम्प्ट फॉरेन टूरिस्ट जो यहाँ पर शॉपिंग करते हैं यहाँ पर कंट्री के अंदर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, तो ये टूरिज्म के लिए आ रहे हैं तो पैसा कमाया जाएगा, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो है म्यांमार और रसिया की। म्यांमार में आप लोगों को पता है मिलिट्री रूल है आज के डेट में, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। रसिया ने बोला है कि डेवलप करेंगे न्यूक्लियर पावर, ठीक है, म्यांमार के साथ में साथ मिलकर। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि रसिया अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और म्यांमार के ऊपर जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो आरोप लगाता है, तो उसका एक तरीका आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तुर्की, सीरिया, ये यहाँ पर अभी बहुत बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिला। 8,000 से लोग तो बेसिकली मारे गए यहाँ पर, जिनकी जान चली गई, मैंने डिस्कस भी किया था। पर लेकिन 23 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली अफेक्ट हुए हैं। बहुत ही खतरनाक भूकंप था भाई साहब, दहला के रख दिया दुनिया को। अपने आप में खतरनाक चीज़ थी, बहुत ही बड़ी, ठीक है। तो सोचो यहाँ पर कहते हैं ऊपर वाला है, बता देता है कि मैं हूँ बेटा। वो कहते हैं कि तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो मैं बताता हूँ कि बड़ा कौन है, ठीक है। यूके के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं अनाउंस कर रहे हैं कि रीसफल कर रहे हैं अपने कैबिनेट पे। तो जब भी कोई न्यूज़ आती है यूके की, तो आजकल खासकर हमारे मीडिया काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं कि क्या क्या चल रहा है। भले ही अपने एरिया के बारे में ज़्यादा ना बताओ, पर ये जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए जो भी है हल्का सा आइडियाज़ के बारे में कम से कम आप लोग रख सकते हैं। कैलेडियो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, न्यूज़ में है रिसेंटली अभी। तो अगर आप लोगों को पता रहेगा तो अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बताइए कहाँ पर है। इसका आंसर आप लोग देना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने डिस्कस भी किया है कि डायमंड जो है उसकी इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। तो सूरत जो स्टेट, बेसिकली सूरत जो है स्टेट गुजरात के अंदर में ग्लोबल सेंटर है डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडिया जो है 19% जो है वर्ल्ड में टोटल डायमंड एक्सपोर्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड सेंटर है। डी सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है कंस्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और यहाँ पर बेसिकली कोऑर्डिनेट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में। इसके अंदर में सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी, ये बोला गया है। बोला गया कि देयर इज ए डिफरेंस ऑन द ओपिनियन, अगर मेंबर के अंदर में होता है तो डिसीजन जो रहता है वो मेजोरिटी के बेस पे ले जाता है। सही आंसर क्या है आप लोगों को बताना है, ये डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव या फिर कुछ और, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है हैज बीन इंक्लूडेड द फर्स्ट टाइम इन खेलो इंडिया यूथ गेम, जो अभी कहाँ पर देखने को मिले आप लोगों को ये भी बताना है। तो पहला बोला गया यहाँ पर, ये आप लोगों से सीधे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ठीक है कौन सा अभी इंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा नाम अगर आप लोगों को देखने को मिले जो पहली बार सुन रहे हैं तो वहाँ पर अक्सर वो आंसर होता है। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है या कैनोई सैलम, ठीक है। दूसरा है क्रिकेट, फुटबॉल या फिर योगासन। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। समुद्र गुप्ता के कोर्ट पोएट कौन थे? चंद्रवरदाई, इसी के साथ में भवभूति। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बाणभट्ट या फिर यहाँ पर बात की जा रही है हरिसेन। सही आंसर क्या है? तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखता हूं कौन आंसर देता है। सी सेट का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो, बाकी आंसर आप लोगों को मिलेगा। पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। तब तक मैं आप लोगों से बात करता हूं अगाती आइलैंड के बारे में, अगाती द्वीप के बारे में। अगाती द्वीप जो है वो इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर। बेसिकली कहां पर ये लोकेटेड है अगर पूछा जाए तो टेरिटरी लक्षद्वीप जो है इंडिया के अंदर में, वहां पर आप लोगों को नजर आएगा। एग्जैक्ट लोकेशन में बताता हूं, बे ऑफ बंगाल की साइड में जब आप लोग जाकर थोड़ा सा गेड़ी मारोगे तो यहां पर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा अगाती द्वीप, ठीक है। तो अपनी ही कंट्री की एक लोकेशन है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं घूमने जाते हैं कई बार यहाँ पर। तो अपने ही देश में मुझे लगता है कि इतने सारी लोकेशन से हम लोग खुद इनको इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि इन जिंदगी इंजॉय कर सकें अपने ही देश में, बाहर घूमने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे आइलैंड है हमारे देश के अंदर में। तो अरेबियन सी के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कभी मौका मिले तो घूम के आना जरूर, कम से कम नहीं एक तरीके से इंजॉय करके आना कि हाँ ऐसा भी कुछ है देश के अंदर में। अपने देश के आइलैंड घूमो पहले। बाकी यहाँ पर बात करें तो कैलेडियो जो नेशनल पार्क है, पहले उसके बारे में बात करता हूँ आप लोगों से। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर में। तो आंसर तो बी हो गया यहाँ पर। तो कैलेडियो नेशनल पार्क जो है ये एक वेटलैंड और बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पर भरतपुर के अंदर में। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड वॉचिंग साइट आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें न्यूज़ में कई बार रहता है तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। डायमंड इंडस्ट्री तो मैंने पूरी पढ़ा दी, वो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो अगर पूछे क्वेश्चन तो माइंड में इसके बारे में आइडिया जरूर रखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, जब यहाँ पर कोई ऐसा कमीशन सेटअप किया जाता है तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बनता है कि हाँ ऐसा कमीशन जो सेटअप किया जा रहा है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन बने तो इसको लेकर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कि हाँ सारी की सारी स्टेटमेंट ये करेक्ट है और मैंने पूरा टॉपिक आप लोगों को डिटेल में पढ़ा भी रखा है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया मैंने अभी यहाँ पर, तो पहला आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है कैनन सोलम, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर गेम यहाँ पर भी ऐड किया जा रहा है, देखना इसके बारे में पिक्चर कैसा लगता है देखने में, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये है बेसिकली आंसर डी हरिसेन, ठीक है। आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सी सेट का क्वेश्चन का आंसर है बी। यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसको बेसिकली डायग्राम के अंदर में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट आप लोगों का आंसर रहेगा इसमें, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो गया, बाकी आप लोगों को हो गया। ये लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी, कोई कंफ्यूजन इसके बारे में आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आइए आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूं, पर कई बार आप भी ऐसे शब्द यूज कर देते तो कि मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने कहा ये शब्द कहाँ से आ गया निकल के। कई बार ना बच्चे जो है ठीक ठीक मतलब एक तरीके से जो इंग्लिश बैकग्राउंड से इंग्लिश मीडियम से है वो कई बार कई सारे शब्द लिख देते हैं। तो एक बच्चे ने बहुत ही अजीब सा सेंटेंस लिख के भेजा था मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे उसको जाके पहले गूगल में ट्रांसलेट करना पड़ा। मैंने कहा भाई साहब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को लगता है ना कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाता हूँ, रियलिटी है कि आप लोग भी मुझे बहुत कुछ सिखाते हो, ठीक है। इतने सारे बच्चे जब रेगुलरली कमेंट करते हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत सारे नए एक्सपीरियंस होते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि हमेशा शेयर करते रहा करो जो भी आप लोगों के मन में है, चाहे तो कमेंट में, चाहे तो आप लोगों को लगे जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर अपना कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के नए शब्द आप लोगों के सामने, इनको आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये आप लोगों की लाइफ में अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये पंक्चुलियस, यानी कि समयनिष्ठ, यानी कि समय का पाबंद। जैसे आप लोग समय के बहुत पाबंद है, मॉर्निंग में एग्जैक्ट 6 बजे आकर गेड़ी मार देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक तरीके से एक सही तरीका है कि हाँ हम लोग अब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यवहार आप लोग बोल सकते हैं इस तरीके का कि हाँ हम लोग ना बिल्कुल टाइम से काम करते हैं। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। सबके बस की बात नहीं होती, वैसे अपनी पीठ थपथपा लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है रिवल्शन, यानी कि तब्दीली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कई बार ना आप लोग बोल सकते हैं कई सारी चीज़ों से आप लोग वाकिफ नहीं रहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना कि ये सारी चीज़ें कि हाँ यार ये मेरे हिसाब से नहीं है, इस तरह की सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर परिवर्तन भी आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ परिवर्तन यहाँ पर चेंज आ रहा है। कई बार इसको अलग तरीके से भी लेता है कि इस चीज़ से मुझे घृणा आ रही है, ठीक है, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। कई बार इसको लेकर एनिमिटी के तौर पर भी इसको ले लेते हैं कि यार शत्रुता हो गई इसकी वजह से। तो एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो एक टाइप ऑफ घृणा आप लोग बोल सकते हैं, किसी चीज़ से घृणा करना, तो वाली सिचुएशन यहाँ पर, तो ये रिवल्शन तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं।
ये जो शब्द है, ये है क्रेडेंशियल शब्द, आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी से आप लोग देखते हैं इसको क्रेडेंस बोला गया है, यानी कि एक तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि ये ऐसे ही हैं, जो इस पर विश्वास करना, ट्रस्ट करना, बिलीव करना, तो ये शब्द होता है क्रेडेंस। खासकर इंसानों पे भी आप लोग कई बार ट्रस्ट करते हुए नजर आते हैं, ठीक है, पर लेकिन कई बार कई सारे इंसान जो हैं वो ट्रस्ट करने लायक नहीं होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर शब्द जो है ये क्रेडेंस, यानी कि वो इंसान जो है उसके क्रेडेंशियल्स जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सही पैटर्न में नहीं थे, ठीक है, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं। तो बोलता हूँ कि ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सोचा करो, दिल फेंक नहीं बनना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है, थोड़ा सा समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अगर आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। तो यू शुड लाइक फोकस ऑन इट कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है लाइफ में, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग की पैरेलल में कनेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, यह एसलोन, एक उपाधि बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर रैंक बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में, तो ये नहीं कहते वो पर्टिकुलर रैंक पर बैठा है, उसका पर्टिकुलर स्टेटस है, तो ये पर्टिकुलर एसलोन वर्ड है ना, डिफरेंट, मैंने पहली बार सुना, आप लोगों ने सुन रखा था पहले कि हाँ उसको एसलोन भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई, उसका स्टेटस है, रैंक है, भाई साहब ये सारे शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है, एसलोन अब नया शब्द है आप लोगों के पास में। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर एक्सीजेंट, यानी कि जरूरत, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं डिमांडिंग मार्केट में, ठीक है, तो एक तरीके से नहीं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई साहब डिमांडिंग हो रहा है मार्केट में, लड़के की नौकरी लगी उनसे रिश्ते आए जा रहे हैं, ठीक है तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग शब्द है, इसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगे ये शब्द, कुछ नया सीखा या फिर नहीं। बहुत ही अच्छे आंसर दिए गए नितेश के द्वारा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में इनके जो आंसर है मैंने पिन कर दिए थे कल की वीडियो के नीचे, तो आप लोग एक बार जाकर देख लेना, कोई भी डाउट यहाँ पर आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट है यहाँ पर, बेसिकली एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा शेयर किया गया था यहाँ पर, तो मुझे लगा कि यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करूँ मैं। कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कई सारी दिक्कतें यहाँ पर सामने निकल कर आती है, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये। एक तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हम लोग अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं कि हमारे 10th में इतने मार्क्स थे, 12th में इतने मार्क्स थे, क्या हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हाँ इम्पैक्ट रहता है कि बेस कैसा बना हुआ है, पर लेकिन इन रियलिटी जो आज प्रेजेंट डे में आप लोग करोगे वही आप लोग का रिजल्ट जो है वो लेकर आने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी के साथ में आप लोग अपने आप को कंपेयर मत करो। पेरेंट्स भी कई बार कंपेयर करने लगते हैं बच्चों को कि हाँ ये बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको सपोर्ट करेंगे, ये बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पेरेंट्स की ये एक नेचुरल टेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं बच्चे टू बच्चे प्रेफर होती है, आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग कुछ आउटस्टैंडिंग ऐसा कर देंगे तो पेरेंट्स आप लोगों को सपोर्ट करने लगेंगे। पर लेकिन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, अगर बच्चा कुछ करना चाह रहा है तो वहां पर थोड़ा सा पेरेंट को भी कहीं ना कहीं, बच्चों को तो इक्वली ट्रीट करते हैं हालांकि पेरेंट्स, पर लेकिन कई बार थोड़ा सा झुकाव उनका हो जाता है जो घर में एक टैलेंटेड बच्चा रहता है। आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ें नोटिस की होगी। तो कई बार कई सारे बच्चे इस चीज़ को बता नहीं पाते हैं, पर वो अंदर ही अंदर इसको लेकर एक तरीके से इरिटेटिंग फील कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग सोचो, मतलब पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स भी अपनी जगह गलत नहीं है, बच्चे ने प्रूफ किया अपने आप को तो उसको एक तरीके से कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अलग तरीके से मत लो यार, बैठकर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं घर में, थोड़ा टाइम दे। पर पेरेंट्स शादी के लिए जो थोड़ा फोर्स करते हैं, वो कई बार मेरे पास में मेल आते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें यार थोड़ा सा बात करो अपने पेरेंट्स से, समझाने की कोशिश करो। आपके ही पेरेंट्स हैं तो आप लोग उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रखो कि हाँ थोड़ा सा टाइम दो, चीज़ें हो जाएंगी। और पेरेंट्स को भी यार अपने बच्चों पर कम से कम ट्रस्ट करना होना चाहिए। समाज तो करे या ना करे, पर पेरेंट्स एटलीस्ट ट्रस्ट करें। तो ये थी कुछ बातें। बाकी कैसा लगा आज का डिस्कशन बताना, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन आंसर राइटिंग के जरूर अटेम्प्ट किया करो अगर रियलिटी में सीरियस कैंडिडेट हो, और मेरे साथ में इंस्टाग्राम या फिर यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं अगर कोई पर्सनल बातें शेयर करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।